एक क्लास पैरेंट चाइल्ड रियलिटी शो का राष्ट्रव्यापी लाइव प्रसारण हो रहा था। मेरी पत्नी लिन कियान्यू बड़े प्यार से अपने पहले प्यार के बेटे को केक खिला रही थी। स्क्रीन पर दर्शकों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। सब कह रहे थे, यही है परफेक्ट फैमिली। और उसी वक्त मेरी अपनी बेटी नोनुओ तेज बुखार से तप रही थी और रोते हुए पूछ रही थी कि मां कहाँ है। लिन कियान्यू ने मुझसे झूठ बोला था कि वो करोड़ों के प्रोजेक्ट की डील के लिए जा रही है, लेकिन उसका ये बेहद जरूरी प्रोजेक्ट किसी और के बच्चे की मां बनना था। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और बहुत दिनों बाद एक नंबर डायल किया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने कहा, 10 मिनट के अंदर मुझे इस शो का अधिग्रहण करना है और पूरे इंटरनेट पर लिन कियान्यू पर प्रतिबंध लगाओ। फोन रखने के बाद रात के अंधेरे में टीवी स्क्रीन की रोशनी आंखों में चुभ रही थी। होस्ट ने गपशप करते हुए पूछा, कियान्यू, हर कोई कहता है कि आप और गुड चेन नेशनल कपल है। इस बार अपने बच्चे के साथ हैप्पी फैमिली शो में अचानक आने का मतलब क्या उस पुरानी कमी को पूरा करना है? कैमरे के करीबी शॉट में लिन कियान्यू ने एक बेज रंग का कैजुअल आउटफिट पहना हुआ था, जिसे उसने कभी घर में पहनना पसंद नहीं किया था क्योंकि वो उसे बहुत भद्दा लगता था। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हां, ऐसा ही कह सकते हैं। मुख्य बात यह है कि बच्ची श्वान श्वान की कोई मां नहीं है और मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं उसे बचपन की एक पूरी याद देना चाहती हूं। गुचेन पास ही बैठा था। उसने एक शानदार कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। उसने लिन कियान्यू की कमर में हाथ डाला। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। उसने कहा, बहुत खूबसूरत एक्टिंग है कियान्यू। थैंक यू। श्वान श्वान कल रात सपने में भी मां को पुकार रही थी। उन दोनों के बीच में लगभग 6 या 7 साल का एक लड़का कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर जीत का इशारा कर रहा था। उसके चेहरे पर गर्व और घमंड साफ दिख रहा था। दर्शकों के कमेंट्स लगातार आ रहे थे। कोई कह रहा था, बहुत भावुक है, यही है सच्चा प्यार जो देर से मिला। कोई कह रहा था, आंसू रुक नहीं रहे, अभी शादी कर लो। कोई लिख रहा था, वो बेकार पति जल्दी से कहीं और मर जाए, रास्ते से हट जाए। ये सारे कमेंट्स अनगिनत अदृश्य थप्पड़ों की तरह सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रहे थे। मेरी उंगलियां रिमोट पर इतनी जोर से जकड़ी हुई थी कि पोर्स सफेद पड़ गए थे और हाथ की नसें उभर आई थी। तभी मेरी गोद से एक बिल्ली के बच्चे जैसी हल्की आवाज आई, पापा। नोनुओ का चेहरा बुखार से बिल्कुल लाल था और माथे पर लगी बुखार की पट्टी गर्म हो चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और अपने जलते हुए छोटे हाथ से टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। उसने पूछा, वो मां है ना? मां उस भैया को क्यों पकड़े हुए है? नोनुओ को तकलीफ हो रही है। नोनुओ को मां चाहिए। उस पल मेरा दिल जैसे किसी ने बुरी तरह मरोड़ दिया हो। सांस रुक सी गई थी। आज नोनुओ का 5वां जन्मदिन था और उसे तेज बुखार आए हुए 3रा दिन था। लिन कियान्यू ने कहा था कि कंपनी का एक बहुत बड़ा अधिग्रहण का सौदा है और उसे विदेश जाना पड़ेगा। ताकि उसका ध्यान न बंटे, मैंने अकेले 3 दिन और 3 रात बिना कपड़े बदले नोनुओ की देखभाल की थी। यहां तक कि एक फोन करने की भी हिम्मत नहीं की। और नतीजा क्या निकला? उसकी जान से जुड़ी अहमियत वाला काम इसी शहर के टीवी स्टेशन के स्टूडियो में उसके पहले प्यार के बेटे की मां बनकर एक प्यारा परिवार का नाटक करना था। नोनुओ, अच्छी बेटी, अब हम ये नहीं देखेंगे। मैंने कांपते हाथ से टीवी बंद कर दिया। मेरी आंखें लाल और खून से भरी हुई थी। लिन कियान्यू, तू गुचेन के लिए अपनी सगी बेटी की जान की भी परवाह नहीं कर रही। लिन, मीडिया की प्रेसिडेंट की ये पोजीशन जिस पर तुझे बहुत घमंड है, आज तेरी सफलता की पूंजी है। लेकिन शायद तू भूल गई है कि तुझे कीचड़ से बाहर किसने निकाला और अपने हाथों से इस मुकाम पर किसने पहुंचाया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने सीने में उबल रहे गुस्से को दबाया। मैंने अपना फोन निकाला और लिन कियान्यू को मैसेज भेजा, कहाँ हो तुम?
बहुत देर बाद एक वॉइस मैसेज आया जिसके बैकग्राउंड में बहुत शोर था और गुड चेन की तेज हंसी भी सुनाई दे रही थी। लिन कियान्यू ने कहा, सु यांग, दिमाग खराब है क्या तेरा? मैंने बताया ना, मैं विदेश में डील पर हूं। मुझे परेशान मत कर। बिजी हूं। बिजी? लाखों दर्शकों के सामने मेरे सिर पर सींग लगाने में बिजी है? मैं गुस्से में हंस पड़ा। मैंने नोनुओं को ठीक से रजाई उगाई और घर की आया को बुलाकर उसकी देखभाल करने को कहा। आया ने मेरा डरावना चेहरा देखा और घबराकर पूछा, श्रीमान सु, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अपनी जैकेट पहनी और मेरी आंखें बर्फीली तलवार की तरह ठंडी थी। मैंने कहा, शो के लाइव सेट पर, अपने बच्चे की मां को वापस घर लाने। टीवी स्टेशन के स्टूडियो के बाहर महंगी गाड़ियों की भरमार थी। हैप्पी फैमिली इस साल का सबसे हॉट रियलिटी शो था और इसमें भाग लेने वाले परिवार अमीर और रुतबे वाले ही होते थे। मैंने अभी अभी अपनी आम सी वोक्सवैगन गाड़ी पार्क की थी कि पास से कार के हॉर्न की तेज आवाज आई। कोई चिल्लाया, अरे ये तो सु यांग है। क्या बात है, अपनी फटीचर वोक्सवैगन में यहां तक पहुंच गया। एक लाल फेरारी बेहुदगी से मेरे बगल में खड़ी थी। उसकी खिड़की नीचे हुई और गुड चेन का वो शक्ल दिखा जिसे देखकर मारने का मन करता था। लिन कियान्यू उसके साथ नहीं थी, शायद पहले ही अंदर मेकअप कराने चली गई थी। गुड चेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में बिना छुपाए अपनी श्रेष्ठता दिख रही थी। उसने कहा, अब तो कियान्यू अरबों की मालकिन है। तुम जैसा बीवी की कमाई पर पलने वाला घरेलू पति शायद इस जगह की दहलीज भी नहीं छू सकता। मैंने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, गुड चेन, मेरी बीवी सा, ए दूर रह। गुड चेन जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। गाड़ी से उतरकर मेरे सामने आ गया। उसने अपनी आवाज धीमी करके मुझे चुनौती देते हुए कहा, सु यांग, अपनी औकात में रह। कियान्यू ने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब मैं वापस आ गया हूं। तुझ जैसे बेकार आदमी को सच्चे प्यार का रास्ता छोड़ देना चाहिए। सच्चा प्यार? मैंने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, औरत के सहारे ऊपर उठने वाला सच्चा प्यार? इस इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता कि गुड चेन विदेश में पूरी तरह बर्बाद हो गया और दिवालिया होकर वापस भाग आया। उसे पूरी तरह लिन कियान्यू ही संभाल रही है और अपनी कंपनी में बेकार की डिप्टी डायरेक्टर की कुर्सी भी दे रखी है। गुड चेन का चेहरा सख्त हो गया। फिर वो गुस्से से बोला, फिर भी तुझ जैसे मुफ्तखोर से तो बेहतर हूं। समझदारी इसी में है कि चुपचाप भाग जा। आज का मौका तेरे जैसे निचले दर्जे के आदमी के अंदर घुसने का नहीं है। ये कहकर उसने अपनी टाई ठीक की और सीना तान कर अंदर चला गया। मैंने उसकी पीठ देखते हुए अपने ग्रुप के स्पेशल असिस्टेंट को फोन लगाया। मैंने कहा, चेनबो, मुझे हैप्पी फैमिली के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना है, इंतजाम करो। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी और बहुत इज्जत भरी आवाज आई, यंग मास्टर, आखिरकार आप सामने आने वाले हैं। ये शो भी हमारे स्टार ओशन ग्रुप का ही है। मैं तुरंत स्टेशन प्रमुख को सूचित करता हूं। मैंने कहा, ज्यादा लोगों को खबर करने की जरूरत नहीं। मैं खुद अंदर जाकर देखना चाहता हूं कि ये बदमाश जोड़ी और क्या नाटक कर सकती है। 5 मिनट बाद मैंने अपने स्पेशल असिस्टेंट द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक पास स्कैन किया और बिना किसी रुकावट के स्टूडियो में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, स्टेज पर रोशनी चमक रही थी। लिन कियान्यू ने एक शानदार इवनिंग गाउन पहन रखा था और श्वान श्वान नाम के उस लड़के का हाथ पकड़कर गुड चेन के साथ खड़ी थी। दोनों बिल्कुल जोड़ीदार लग रहे थे। होस्ट ने जोश में चिल्लाकर घोषणा की, और अब हम सबसे लोकप्रिय परिवार का स्वागत करते हैं, प्रेसिडेंट लिन और मिस्टर गु। बताइए, क्या ये एक दूसरे के लिए बने हैं? दर्शकों ने जोर से नारा लगाया, बिल्कुल बने हैं। इनकी शादी करो, शादी करो। माहौल अपने चरम पर था। लिन कियान्यू के चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान थी, वो सच्ची मुस्कान जो उसने घर पर मेरे और नोनुओं के लिए कभी नहीं दिखाई थी। मैं तेजी से बीच के रास्ते से गुजरा और स्टेज के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया।
मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, लिन कियान्यू। मेरी इस चीख ने वहां लगे बेहतरीन साउंड सिस्टम के जरिए तालियों और शोर को चीरते हुए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गई। स्टेज पर खड़ी लिन कियान्यू ने मुझे देखा तो उसकी मुस्कान जम गई। पहले वो घबराई, फिर उसके चेहरे पर गहरी नफरत और बेचैनी उभर आई। उसने पूछा, सु यांग, तू अंदर कैसे आया? लिन कियान्यू ने अनजाने में गुचेन का हाथ छोड़ दिया, लेकिन श्वान श्वान नाम का वो लड़का मेरी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए उसकी टांग से चिपक गया और बोला, ये बदसूरत अंकल फिर आ गया। मैं तुझे मेरी मां को ले जाने नहीं दूंगा। मां, ये मां शब्द कितनी आसानी से और कितनी चुभने वाली बात थी। मेरे सिर पर जैसे खून चढ़ गया। मैंने स्टेज पर खड़ी लिन कियान्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा, तूने मुझसे कहा था विदेश में करोड़ों की डील पर जा रही है, और ये करोड़ों की डील है यहां किसी और के बच्चे के साथ घर घर खेलना। नूनू को 40 डिग्री तेज बुखार है और वो रो रो कर मां को पुकार रही है। तुझे पता भी है? मेरी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में खलबली मच गई। कोई बोला, क्या प्रेसिडेंट लिन शादीशुदा है? तो ये आदमी कौन है? इतने गरीब से कपड़े क्यों पहने हैं? हे भगवान, तो प्रेसिडेंट लिन पहले से शादीशुदा है। तो फिर वो और गुचेन। लिन कियान्यू का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं सबके सामने ये सब उगल दूंगा। गुचेन ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और बेचारा बनते हुए कहा, श्रीमान, कृपया बेवजह बवाल न करें। कियान्यू तो बस श्वान श्वान का सपना पूरा करने आई थी। श्वान श्वान बचपन से बिना मां के है, उसे अवसाद है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे मां के प्यार से ठीक किया जा सकता है। आप में जरा भी दया नहीं है। एक बच्चे से भी जलन हो रही है। बहुत खूब, अवसाद और नैतिकता का ब्लैकमेल। दर्शकों का मूड तुरंत पलट गया। कोई बोला, ओह, तो बीमारी के इलाज के लिए ऐसा कर रही है। प्रेसिडेंट लिन कितनी दयालु और खूबसूरत है। हां, ये बंदा कौन है इतनी छोटी सोच वाला? देखो तो कैसा लग रहा है। जरूर गुचेन जैसे अमीर और हैंडसम आदमी से जलता होगा। अपने समर्थन में लोगों को देखकर लिन कियान्यू का आत्मविश्वास लौट आया। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। उसकी आंखें बेहद ठंडी और कठोर थी। उसने कहा, सु यांग, क्या तेरा बवाल खत्म हुआ? नूनुओं को बुखार है तो उसे अस्पताल ले जा। यहां आकर क्यों नखरे दिखा रहा है? तुझे पता है आज के लाइव प्रसारण का कंपनी के शेयर प्राइस पर कितना असर होगा? तू सच में मेरा करियर बर्बाद करके ही दम लेगा? मैं तेरा करियर बर्बाद कर रहा हूं। मैं गुस्से में हंस पड़ा और सीढ़ियां चढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने कहा, लिन कियान्यू, क्या तू भूल गई कि तेरी कंपनी कैसे शुरू हुई? तू आज जिस कुर्सी पर बैठी है वो तुझे किसने दी? उसे रिझाने के लिए मैंने स्टार ओशन ग्रुप के इकलौते वारिस की अपनी पहचान छुपाई थी। अपनी निजी जमा पूंजी से उसकी कंपनी रजिस्टर करवाई, चुपके से संसाधन भेजे और उसे एक छोटी सी पटकथा लेखिका से आज के मनोरंजन जगत की बादशाह बनाया। उसे सच में लगता है कि वो कोई बिजनेस जीनियस है? बस करो। लिन कियान्यू ने सख्ती से मेरी बात काटी। उसकी आंखों में घृणा भरी थी। सुयांग, उन पुरानी बातों को बार बार मत उछाला कर। अगर इन सालों मैंने बाहर इतनी मेहनत न की होती तो क्या तू इतने आराम से घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ पाता? तेरे तन पर जो कुछ भी है सब मेरे पैसे से खरीदा है। अभी के अभी यहां से निकल और घर जा। यहां अपनी और मेरी बेइज्जती मत करा। हां, निकल यहां से। मुफ्तखोर, भाग जा। सिक्योरिटी, कहाँ हो? कैसे भी लोगों को अंदर आने दे रहे हो? दर्शक उकसाने लगे। यहां तक कि किसी ने मुझ पर पानी की बोतल भी फेंक दी। गुचेन लिन कियान्यू के पीछे खड़ा था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने बिना आवाज के मुझसे कहा, बेकार, मुझसे नहीं जीत पाएगा। तभी लिन कियान्यू के पीछे छिपा वो बदमाश लड़का श्वान श्वान अचानक भागकर आया और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। वो चिल्लाया, बुरे आदमी, यहां से भाग जा।
ये मेरी माँ है, मैं तुझे माँ को परेशान करने नहीं दूंगा। मैं बिना तैयारी के था और धक्के से लड़खड़ा गया। उस छोटे बदमाश में काफी ताकत थी और उसकी आंखों में बिगड़ैलपन की गहरी शैतानी थी। मैंने खुद को संभाला और उसे ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन तभी वो बच्चा अचानक जमीन पर लेट गया और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसने कहा, उसने मुझे मारा, उस बुरे अंकल ने मुझे मारा। मां, मुझे बचाओ। श्वान श्वान, लिन कियान्यू ने चिल्लाकर अपने बच्चे को बचाने वाली शेरनी की तरह झपटकर श्वान श्वान को गोद में उठा लिया और पलटकर मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चाट की तेज आवाज माइक्रोफोन से गूंजती हुई पूरे हॉल में साफ सुनाई दी। मेरा चेहरा एक तरफ को मुड़ गया और तेज जलन होने लगी, लेकिन दिल का दर्द इससे 1000 गुना ज्यादा था। सुयांग, तू इंसान है भी या नहीं? एक बच्चे को भी मारता है। लिन कियान्यू की आंखें लाल थी और उसने मेरी नाक पर उंगली रखकर चिल्लाते हुए कहा, अगर श्वान श्वान को कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने धीरे से अपना चेहरा वापस घुमाया, जीभ से जबड़े को अंदर से सहलाया और खून का स्वाद चखा। मैंने बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने उसे नहीं छुआ। तू झूठ बोल रही है, सबने देख लिया। मेरी बात सुनकर लिन कियान्यू पूरी तरह निराश हो गई और बोली, मुझे सच में पछतावा है कि मैंने तुझसे शादी की। बेकार तो था ही, अब तो चरित्र भी भ्रष्ट हो गया है। गुचेन ने बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, कियान्यू, गुस्सा मत करो, इसकी वजह से अपनी सेहत मत खराब करो। शायद सो यांग बहुत हीन भावना से ग्रस्त है। आखिर अब तुम बहुत सफल हो। उसका दिमाग खराब होना स्वाभाविक है। सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर फेंको। लिन कियान्यू जोर से चिल्लाई। कुछ तगड़े सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर आए और मेरे हाथ पीछे से पकड़ने लगे। दर्शक खुशी से झूम उठे और लाइव कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था, बहुत सही मारा, ऐसे गंदे आदमी को तो यही सजा मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट लिन ने तो कमाल कर दिया। तलाक, पक्का तलाक होना चाहिए। बेचारी श्वान श्वान को इस पागल ने डरा दिया। मैंने झटके से सिक्योरिटी गार्ड के हाथ छुड़ाए, अपना बिखरा हुआ कॉलर ठीक किया और लिन कियान्यू को घूर कर देखा। मैंने कहा, लिन कियान्यू, इस एक थप्पड़ ने हमारी 5 साल की शादी का रिश्ता तोड़ दिया। मैंने अपना फोन निकाला और सबके सामने नंबर डायल किया। मैंने आदेश दिया, शुरू करो। 10 मिनट के अंदर मुझे स्टार ओशन ग्रुप की कानूनी टीम और अधिग्रहण टीम यहां चाहिए। लिन कियान्यू एक पल को सहमी, फिर तिरस्कार से हंस पड़ी। उसने कहा, स्टार ओशन ग्रुप? सुयांग, तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता है स्टार ओशन ग्रुप किस लेवल की कंपनी है? दुनिया की टॉप 3 बिजनेस एम्पायर में से एक है। तुझे लगता है तू कौन है जो ऐसे नखरे दिखा रहा है? गुचेन भी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने कहा, ओह, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा। इस मुफ्तखोर का दिमाग सच में खराब हो गया है। स्टार ओशन ग्रुप की कानूनी टीम बुलाएगा? अगर तू सच में स्टार ओशन के लोगों को बुला लाया तो मैं यही घुटनों पर बैठकर तुझे दादा कहूंगा। दर्शकों में भी हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, ये बंदा कमाल है। इस वक्त भी बड़बोलेपन पर उतर आया। शायद दिमागी बीमारी है, पागल खाने भेजो इसे, यहां इज्जत मत उतरवाओ। इन सब अपमानों के बीच मैं शांत खड़ा रहा और बस अपनी कलाई की घड़ी देखता रहा। मैंने कहा, अभी 9 मिनट बाकी है। मेरा ये भरोसेमंद अंदाज देखकर लिन कियान्यू का दिल धड़क गया और एक अनजानी बेचैनी हुई, लेकिन उसकी ये बेचैनी गुचेन के मजाक से तुरंत गायब हो गई। गुचेन ने कहा, कियान्यू, इस पागल पर ध्यान मत दो, चलो शो जारी रखते हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। गुचेन ने लिन कियान्यू के कंधे पर हाथ रखा और मुझे ललकारते हुए कहा, सुयांग, अगर सच में औकात है तो सिर्फ बातें मत बना। आज अगर तूने स्टार ओशन ग्रुप का एक चपरासी भी यहां बुला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू जीत गया। तभी स्टूडियो का वो मोटा, आवाज रोकने वाला दरवाजा बाहर से जोर से धकेल कर खोला गया।
धमाके की आवाज से पूरा हॉल थम गया। काले सूट और काला चश्मा पहने सिक्योरिटी गार्डों की 2 कतारें अंदर आई और उन्होंने तुरंत सारे निकास रास्तों पर कब्जा कर लिया। फिर बिजनेस सूट पहने और ब्रीफ केस थामे अभिजात्य लोगों का एक समूह तेज कदमों से अंदर आया। सबसे आगे वाला व्यक्ति बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और उसकी निगाहें बाज जैसी तेज थी। वहां मौजूद किसी ने उसे पहचान लिया और चीख पड़ा, हे भगवान, ये तो स्टार ओशन ग्रुप के चीफ लीगल एडवाइजर हैं, जिन्हें हर केस जीतने वाला वकील झांग कहा जाता है। और वो पास वाला, क्या वो स्टार ओशन एंटरटेनमेंट का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं है? किसी ने चिल्लाकर कहा, धत, सच में आ गए? ये क्या हो रहा है? क्या इस मुफ्तखोर ने सच कहा था? लिन कियान्यू और गुचेन पूरी तरह सन्न रह गए। दोनों स्टेज पर जड़ होकर खड़े थे। उनके चेहरे कागज जैसे सफेद पड़ गए। वकील झांग सीधे स्टेज के बीचों बीच आए और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे गुचेन को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधे मेरे सामने रुके। हजारों चौंकी हुई निगाहों के सामने वो अभिजात्य लोग, जिनसे मिलना आम दिनों में नामुमकिन था, एक साथ मेरे सामने 90 डिग्री झुके और एक साथ ऊंची आवाज में बोले, अध्यक्ष महोदय, हमें देरी हो गई, कृपया दंडित करें। ये अध्यक्ष शब्द आसमानी बिजली की तरह गरजा और सबको झकझोर दिया। स्टूडियो में इतनी गहरी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। लिन कियान्यू की आंखें फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया और शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने मेरे सामने सम्मान से झुके उन बड़े अधिकारियों को देखा और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अध्यक्ष सु यांग, जो हर वक्त रसोई के चक्कर लगाता था, कपड़े धोता और खाना बनाता था, जिसे वो बेकार और निकम्मा कहती थी, वो स्टार ओशन ग्रुप का वो रहस्यमयी अध्यक्ष है? ये नामुमकिन है। लिन कियान्यू बुदबुदाई, उसके पांव लड़खड़ाए और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ी। गुचेन पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसके चेहरे से खून का नामो निशान मिट गया और घमंड गायब होकर सिर्फ असीम डर रह गया। उसकी टांगें कांप रही थी और उसकी पैंट पर गीलेपन का एक धब्बा उभर आया। गुचेन ने कांपती आवाज में कहा, सु यांग, तुम स्टार ओशन के अध्यक्ष हो? उसके दांत किटकिटा रहे थे। मैंने उनकी बुरी हालत पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ठंडे स्वर में वकील झांग से कहा, अभी किसी ने मुझे मुफ्तखोर कहा और मुझे बाहर निकालने की धमकी दी। वकील झांग ने अपना सुनहरी फ्रेम का चश्मा ठीक किया। उनकी आंखें तीखी हो गई। वो मुड़े और पहले से ही सहमे हुए सिक्योरिटी चीफ को देखा। वकील झांग ने पूछा, तुम्हें अध्यक्ष महोदय पर हाथ डालने की हिम्मत किसने दी? सिक्योरिटी चीफ डर से घुटनों पर गिर गया और बार बार माथा टेकने लगा। उसने कहा, अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये प्रेसिडेंट लिन का कहने पर किया था। मैंने हाथ हिलाकर वकील झांग को मामला निपटाने का इशारा किया। फिर मैं एक एक कदम करके लिन कियान्यू के सामने पहुंचा। वो अब बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी अभी कुछ देर पहले थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में परायापन, डर और तेजी से बढ़ता पछतावा था। उसने कहा, सु यांग, सुनो, मैं समझा सकती हूं। मुझे नहीं पता था कि तुम। लिन कियान्यू ने मेरी बाह पकड़ने की कोशिश की। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैंने घृणा से अपनी बाह छुड़ा ली, जैसे वो कोई गंदी बीमारी हो। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूं, तो तुम मुझे बेरमी से अपमानित कर सकती थी। पता नहीं था कि मैं कौन हूं, तो नोनुओं की जान की परवाह नहीं करनी थी। मैंने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। मेरी निगाहें छुरे की तरह तेज थी। मैंने कहा, लिन कियान्यू, तुम्हारे उस थप्पड़ ने मेरी आंखें खोल दी। जब तुम्हें एक मजबूत औरत बनने और अपने पहले प्यार का साथ देने का इतना ही शौक है। मैं मुड़ा, पूरे हॉल के सामने खड़ा हुआ और माइक्रोफोन से मेरी आवाज हर कोने में और लाइव देख रहे लाखों दर्शकों तक गूंज गई। मैंने ऐलान किया, मेरा आदेश है
इसी क्षण से स्टार ओशन ग्रुप लिन मीडिया के साथ सभी सहयोग समाप्त करता है और सारे निवेश और संसाधन वापस लेता है। दूसरा, पूरे इंटरनेट पर अभिनेता गुचेन और लिन मीडिया के सभी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा, मैं एक पल रुका। मेरी निगाहें मौत जैसी पीली पड़ चुकी लिन कियान्यू के चेहरे पर टिक गई और मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कानूनी टीम को तलाक के कागजात तैयार करने को कहो। मैं लिन कियान्यू को बिना कुछ लिए घर से निकाल दूंगा। मेरे हर शब्द के साथ लिन कियान्यू का चेहरा और पीला पड़ता गया। बिना कुछ लिए निकाले जाने वाले शब्द सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। वो चीखी और मेरे पैर पकड़ने के लिए झपटी। उसने कहा, नहीं सुयांग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नोनुओ की मां हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, सच में हो गया है। बच्ची की खातिर मुझे माफ कर दो। अब तुझे याद आया कि तू नोनुओ की मां है? मैंने ठंडी हंसी हंसी और एक लात मारकर उसे दूर किया। मैंने कहा, अभी जब तूने इस हरामी बच्चे के लिए मुझे मारा, तब तुझे याद नहीं आया कि तू नोनुओ की मां है? मैंने पास खड़े उस बदमाश बच्चे श्वान श्वान की ओर इशारा किया, जो अब डर से एकदम चुप था। मैंने आदेश दिया, इन्हें यहां से ले जाओ। मेरे एक आदेश पर सिक्योरिटी गार्डों ने तुरंत आगे बढ़कर जोर जोर से रो रही लिन कियान्यू और पूरी तरह ढीले पड़ चुके गु चेन को कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। लाइव कमेंट्स पागलों की तरह आने लगे। कोई लिख रहा था, वाह कितना मजा आया, ये तो असली बॉस निकला, क्या जबरदस्त पलटी मारी है। लिन कियान्यू का तो अब पूरी तरह खेल खत्म, बिना कुछ लिए निकाला, बहुत संतोषजनक। ऐसी औरत तो मां कहलाने लायक ही नहीं। मैंने उस बदमाश जोड़ी पर दोबारा नजर तक नहीं डाली और तेजी से बाहर निकल गया। मुझे घर जाना था। नूनू मेरा इंतजार कर रही थी और लिन कियान्यू का असली दुख तो अभी शुरू ही हुआ था। शहर के केंद्रीय अस्पताल का इमरजेंसी रास्ता पूरी तरह खाली करवा दिया गया था। कई काली मेबाग गाड़ियां शाम के ट्रैफिक को चीरती हुई अस्पताल की इमारत के सामने रुकी। मैं बुखार से बेहोश नोनुओं को गोद में लेकर गाड़ी से उतरा। पैर जमीन पर रखते ही तेज और सधे हुए कदमों की आवाज आने लगी। ठंडी हवा में अस्पताल के अधीक्षक दर्जनों विभागाध्यक्षों को लेकर दो कतारों में खड़े थे। ये चिकित्सा विशेषज्ञ, जिनकी नियुक्ति पाना बेहद मुश्किल था, इस वक्त एक साथ झुके हुए थे। उनके सिर लगभग छाती तक आ रहे थे। अधीक्षक ने घबराई हुई आवाज में कहा, श्रीमान सु, सबसे ऊपर की मंजिल का विशेष कक्ष तैयार है। पूरे अस्पताल के सबसे अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ लिफ्ट के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मेरी बेटी की तपती देह मेरे सीने को जला रही थी। मैंने कहा, मुझे बकवास मत सुनाओ। मैं रुका नहीं और तेजी से लॉबी में दाखिल हुआ। मैंने कहा, मैं चाहता हूं 10 मिनट के अंदर नोनुओं का बुखार उतर जाए। अगर आज रात दोबारा बुखार आया तो इस अस्पताल के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अधीक्षक लड़खड़ा गया और मुश्किल से खड़ा रह पाया, फिर घबराकर मेरे पीछे दौड़ पड़ा। उसने कहा, जी और सुनिए, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक बाल चिकित्सालय के प्रोफेसर क्लाउस और उनकी टीम पहले ही विशेष विमान से आ रहे हैं। लगभग 4 घंटे में परामर्श के लिए यहां पहुंच जाएंगे। मेरे साथ चल रहे स्पेशल असिस्टेंट चेनबो ने अधीक्षक पर एक ठंडी नजर डाली और इस एक नजर से ही वो चिकित्सा जगत का दिग्गज डर के मारे दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। लिफ्ट सीधे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची। इस मंजिल पर दवाइयों की चुभने वाली गंध नहीं थी। हवा में हल्की धूप बत्ती की खुशबू तैर रही थी। पूरी मंजिल सुनसान और शांत थी। इतनी शांत कि ड्रिप की बूंदों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। नोनुओ को स्टेराइल कक्ष में भेज दिया गया। मोटे बुलेट प्रूफ शीशे के पार डॉक्टर उस नन्ही सी देह के चारों ओर व्यस्त थे। ऑक्सीजन मास्क उसके छोटे से चेहरे पर लगा हुआ था और अजीब तरह से बड़ा लग रहा था। बेहोशी में नोनुओ बुदबुदाई, पापा, और उसका नन्हा हाथ हवा में कुछ पकड़ने को लहराया।
मैंने अपना हाथ शीशे पर रख दिया, जो बिल्कुल ठंडा था। यंग मास्टर, चेन वो चुपचाप मेरे पीछे आए और एक टैबलेट मेरी ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा, वहां शुरू हो गया है। स्क्रीन जली। उसमें टीवी स्टेशन के स्टूडियो के पीछे के हिस्से की लाइव फुटेज थी। मैं स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे किसी चींटी को कुचले जाने से पहले तड़पते देख रहा हूं। स्टूडियो का पिछला हिस्सा अफरातफरी में था। अस्पताल की गंभीरता के विपरीत वहां पैसे की गंध और चीख पुकार थी। लिन कियान्यू को स्टाफ के सदस्यों ने घेर रखा था। वो निर्देशक, जो आधे घंटे पहले उसके सामने झुक रहा था, अब सख्त चेहरा लिए एक अनुबंध उल्लंघन का दस्तावेज मेकअप टेबल पर पटक रहा था। उसने कहा, श्रीमती लिन, अनुबंध के अनुसार आपने लाइव प्रसारण में गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया है और शो की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शन शुल्क वापस करने के अलावा आपको 3 गुना हर्जाना देना होगा, कुल 12 मिलियन। कृपया अभी भुगतान करें, नहीं तो हम तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। लिन कियान्यू का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, लेकिन वो आखिरी दिखावा बनाए हुए थी। उसने अपने हर्मेस बैग से एक ब्लैक कार्ड निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने कहा, बस 12 मिलियन की ही तो बात है, कार्ड स्वाइप करो। उसने कार्ड लेखाकार की ओर फेंक दिया और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, स्टेज पर दिखाएं, अपने रुतबे को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। कार्ड मशीन से एक लंबी बीप की आवाज आई। ऑपरेटर ने स्क्रीन पर नजर डाली और बिना पलक झपकाए कहा, अपर्याप्त बैलेंस। नामुमकिन। लिन कियान्यू चीख पड़ी। उसने झटके से कार्ड वापस लिया और जोर से अपने कपड़े पर चिप रगड़ने लगी। उसने कहा, यह असीमित ब्लैक कार है, बैलेंस कम कैसे हो सकता है? तुम्हारी मशीन खराब है, फिर से स्वाइप करो। ऑपरेटर ने ठंडी हंसी हंसी और फिर से स्वाइप किया। बीप की आवाज आई और मशीन पर लिखा आया, लेन देन अस्वीकृत। जारीकर्ता बैंक द्वारा फ्रीज किया गया। ये शब्द लिन कियान्यू के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़े। उसने अपनी पहचान का प्रतीक, वो काला कार्ड, घूर कर देखा। ये मेरा दिया हुआ पूरक कार्ड था, जो स्टार ओशन ग्रुप का ए फंड पूल से जुड़ा था। पहले चाहे वो कितना भी खर्च कर ले, करोड़ों के गहने खरीद ले, मशीन हमेशा संतोषजनक रसीद ही निकालती थी। ये कार्ड आजमाओ। उसने घबराकर कंपनी का एक और खाता कार्ड निकाला। मशीन ने फिर वही बताया, फ्रीज किया गया। और कार्ड आजमाया, फिर वही जवाब, फ्रीज। लगातार 5 कार्ड बदले। हर बार कार्ड मशीन की आवाज मौत की घंटी की तरह बजती रही और कानों में चुभती रही। आसपास खड़े स्टाफ के सदस्य कानाफूसी करने लगे और उनकी निगाहें सम्मान से हटकर खुल्लम खुल्ला तिरस्कार में बदल गई। कोई बोला, बड़ी रईस बनती है, 12 मिलियन भी नहीं निकल सकते। हां, अभी स्टेज पर कितनी अकड़ दिखा रही थी, पति को मुफ्तखोर कह रही थी। अब देखो, ये खुद ही खोखली निकली। लिन कियान्यू ने ये बातें सुनी और उसका चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। उसने अपना फोन उठाया और कंपनी के वित्त निदेशक का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी ओर से वित्त निदेशक की रुआसी दहाड़ सुनाई दी। उसने कहा, प्रेसिडेंट लिन, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अभी अभी बैंक ने अचानक कंपनी के सारे खाते सील कर दिए हैं। टैक्स विभाग के लोग जांच के लिए आज धमके हैं और उन्होंने कंप्यूटरों पर मुहर लगा दी है। सभी साझेदारों ने अनुबंध तोड़ने और हम पर धोखाधड़ी का मुकदमा करने की सूचना भेज दी है। हमारी नकदी की पूरी श्रृंखला टूट गई है। लिन कियान्यू के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, ठीक वैसे ही जैसे उसकी दुनिया बिखर गई थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सु यांग, ये सब तुमने किया? वो अचानक निगरानी कैमरे की ओर देखने लगी, जैसे वो लेंस के पार मुझे देख सकती हो। पीछे के निकास द्वार पर अचानक हंगामा मच गया। कुछ लोग, जिनकी बाहों पर टैटू गुदे थे और चेहरे खूंखार थे, सिक्योरिटी गार्डों को धक्का देते हुए अंदर घुस आए। सबसे आगे चल रहे गंजे आदमी ने कुछ कागजों की गड्डी थाम रखी थी।
उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और लिन कियान्यू के पीछे छिपे गु चेन को देख लिया। वो बोला, मिस्टर गु, क्या हाल है? बहुत दिन बाद मिले। गंजा आदमी बनावटी हंसी हंसता हुआ आगे बढ़ा और कागजों की वो गड्डी गु चेन के चेहरे पर दे मारी। उसने कहा, सुना है पूरे इंटरनेट पर तुम्हारा बहिष्कार होने वाला है, तो फिर हमारा हिसाब तो अभी चुकता करना पड़ेगा। गुचेन डर से पूरी तरह कांप रहा था। स्टेज पर दिख रहा विदेश से लौटे अभिजात्य का वो घमंडी अंदाज गायब था। उसने गर्दन सिकोड़ते हुए लिन कियान्यू की ओर इशारा किया और बोला, भाई लोंग, मुझे मत पकड़ो। मैं तो लिन मीडिया का डिप्टी डायरेक्टर हूं। ये पैसा कंपनी चुकाएगी। उसे पकड़ो, वो कानूनी मालिक है। लिन कियान्यू ने झटके से मुड़कर गुचेन को घूरा और पूछा, गुचेन, ये तुम क्या कह रहे हो? ये 30 मिलियन जुए का कर्ज है। जुआ नहीं, गुचेन ने बेशर्मी से जवाब दिया। वो तो निवेश था, निवेश जो डूब गया। फिर उसने अपना असली बदमाश चेहरा दिखाते हुए लिन कियान्यू की बाह पकड़ ली और बोला, कियान्यू, तुम्हारे पास पैसे हैं ना? तुम्हारी वो बंगले, वो गहने, सब बेचकर कर्ज चुका सकती हो। जल्दी मेरा कर्ज चुकाओ, नहीं तो भाई लोंग मेरा हाथ काट देगा। तुम चाहते हो मैं अपना घर बेचकर तुम्हारा जुए का कर्ज चुकाऊं? लिन कियान्यू को ऐसा लगा जैसे वो इस आदमी को पहली बार देख रही हो। 5 साल पहले ये आदमी कहता था विदेश में पढ़ने जा रहा है, अपने सपनों को पूरा करने, और असल में जुए में डूबकर बर्बाद हो गया और वापस आकर उससे मदद मांग रहा था। लिन कियान्यू, बेवकूफ मत बनो। गुचेन ने उसे हिचकिचाते देखा तो उसके चेहरे के भाव खूंखार हो गए और उसने उसकी कलाई जोर से दबा दी। वो बोला, अगर उस वक्त मैं विदेश नहीं जाता तो क्या सु यांग जैसे बेकार आदमी को तुमसे शादी करने का मौका मिलता? तुमने मेरे साथ इतनी बार सोया, मेरा थोड़ा सा कर्ज चुकाने में क्या जाता है? जल्दी पैसे निकालो। हाथ छोड़ो, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। लिन कियान्यू ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बेशकीमती ड्रेस का कंधे का हिस्सा टूट गया और उसकी त्वचा का बड़ा हिस्सा दिखने लगा। वो बहुत बुरी तरह फंस गई थी। चारों ओर लोग फोन से तस्वीरें खींच रहे थे। फ्लैश लाइट मशीन गन की तरह चमक रही थी और इस मजबूत महिला प्रेसिडेंट की जिंदगी के सबसे बदसूरत पल को रिकॉर्ड कर रही थी। गंजा आदमी अब अधीर हो गया। उसने गुचेन के बाल पकड़कर दीवार पर दे मारा और कहा, बकवास बंद करो। आज अगर पैसे नहीं दिखे तो तेरी एक टांग तोड़ दूंगा। कियान्यू, बचाओ मुझे। गुचेन ने सुअर की तरह चीख मारी। लिन कियान्यू घबरा गई। उसने कांपते हाथों से अपना टूटी स्क्रीन वाला फोन उठाया और एक नंबर डायल किया जो बैंक मैनेजर के नाम से सेव था। ये वही बैंक मैनेजर था जो हमेशा उसके सामने झुकता था और त्योहारों पर तोहफे भेजता रहता था। लेकिन कॉल पर सुनाई दिया, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। उसने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ऐसे निवेशकों को फोन लगाया जो उसके साथ भाईचारे की बातें करते थे। उधर से आवाज आई, हेलो प्रेसिडेंट लिन। अरे, मैं मीटिंग में हूं, सिग्नल खराब है। और कॉल कट गई। वो सब लोग जो पहले उसकी चापलूसी किया करते थे अब जैसे प्लेग की तरह उससे दूर भाग रहे थे। लिन कियान्यू भीड़ के बीच फोन पकड़े खड़ी थी और उसे पहली बार हड्डियों तक ठंडक महसूस हुई। सु यांग के बिना उसके घाटे को भरने वाला और स्टार ओशन ग्रुप के संसाधनों का सहारा न होने पर उसका तथाकथित बिजनेस साम्राज्य बस रेत का महल था। एक लहर आई और वो पूरी तरह बिखर गया। श्रीमती लिन, कृपया तुरंत स्टूडियो से बाहर निकले, नहीं तो हम बलपूर्वक आपको बाहर निकाल देंगे। सिक्योरिटी प्रमुख ने आकर सख्त लहजे में कहा, गाड़ी, मेरी गाड़ी बाहर है। लिन कियान्यू ने जैसे डूबते को तिनके का सहारा पकड़ लिया और घायल गुचेन को खींचकर बाहर भागने लगी। उसने कहा, गुचेन, हम चलते हैं, पहले घर चलते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उनकी लाल फेरारी के पास 2 वर्दीधारी कानून प्रवर्तन अधिकारी खड़े थे। उन्होंने कहा, लिन कियान्यू, है ना?
इस गाड़ी पर अवैध धन उगाही और गिरवी रखने का मामला दर्ज है। अदालत ने इसे जब्त कर लिया है। चाबी सौंप दो। क्यों? लिन कियान्यू पागलों की तरह चीखी और गाड़ी का दरवाजा छीनने के लिए झपटी। अधिकारी ने ठंडे भाव से उसे दूर हटा दिया और गाड़ी पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। ठंडी हवा चल रही थी। लिन कियान्यू अपनी पतली ड्रेस में सड़क किनारे ठिठुर रही थी। गुचेन अपनी टूटी नाक पकड़े जमीन पर बैठा गालियां दे रहा था। उसने कहा, धत, सुयांग ने तो बहुत नीचता दिखाई, इतना बेरहम खेल खेला। कियान्यू, जल्दी अपने माता पिता को फोन करके पैसे मांगो। लिन कियान्यू ने उस आदमी को देखा जो कभी उसका सपनों का राजकुमार था। उसके पेट में उल्टी सी होने लगी। राहगीर उन पर उंगलियां उठा रहे थे। उनकी निगाहें ऐसी थी जैसे दो भीगी बिल्लियों को देख रहे हों। एक हरी टैक्सी सड़क किनारे रुकी। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की, मुंह में सिगरेट दबाई और घृणा से उन्हें घूर कर पूछा, चलना है या नहीं? नहीं चलना तो रास्ते से हटो। लिन कियान्यू ने ने होंठ चबाए। मुंह में सिर्फ खून जैसा स्वाद था। अपनी कंपनी शुरू करने के शुरुआती दिनों के बाद उसने ऐसी घटिया सवारी कभी नहीं की थी, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो, और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी के अंदर सस्ती सिगरेट, पसीने और पैरों की बदबू मिली हुई थी। चमड़े की सीट पर पिछले सवारी के छोड़े तेल के धब्बे लगे थे। लिन कियान्यू सिकुड़कर बैठ गई और अपनी कीमती ड्रेस को गंदी सीट से बचाने की कोशिश करने लगी। आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ड्राइवर ने बेरुखी से पूछा, कहाँ चलना है? शहर का केंद्रीय अस्पताल। लिन कियान्यू की आवाज भर्राई हुई थी। ये सुनते ही गुचेन भड़क गया। उसने कहा, अस्पताल क्यों जाना है? उस बेकार सुयांग के पास? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे होटल जाना है। चुप रहो। लिन कियान्यू ने अचानक पलटकर उसे घूरा। उसकी आंखों में क्रोध था। उसने कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे साथ चलो। अब सिर्फ सुयांग ही हमें बचा सकता है। अस्पताल के कमरे के बाहर मैंने टैबलेट बंद किया और चेन बो को लौटा दिया। स्क्रीन बंद होते ही उसमें मेरा भावहीन चेहरा दिखा। मास्टर, लिन मिस। लिन कियान्यू इसी तरफ आ रही है। चेनबो ने धीरे से सूचना दी और पूछा, उसे रोक दिया जाए? मैं मुड़ा और शीशे की खिड़की से नोनुओं के सोते हुए चेहरे को देखने लगा। इलाज के बाद उसका बुखार कम होने लगा था और सांसें स्थिर हो गई थी। मैंने कहा, रोकने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी कफ सही की और बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, उसे ऊपर आने दो। उसे अपनी आंखों से देखने दो कि उसने सिर्फ अपनी बेटी का जन्मदिन नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगी का एकमात्र बचने का रास्ता भी खो दिया। चेनबो ने हल्का सिर झुकाकर कहा, समझ गया। और हां, उस गुचेन नाम के आदमी को भी अंदर आने दो। मेरी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। मैंने कहा, कुछ हिसाब तो आमने सामने ही चुकता करने होते हैं। जी, ऐसा ही होगा। गलियारे के अंत में लिफ्ट की सूचक रोशनी टिमटिमाने लगी और संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं नोनुओं के कमरे के सामने खड़ा था। मेरी पीठ गलियारे की ओर थी और मैं लिफ्ट के दरवाजे के खुलने की आवाज का इंतजार कर रहा था। ऊंची एड़ी की तेज आवाज और एक आदमी के घिसटते कदमों ने इस मंजिल की शांति को तोड़ दिया। सुयांग, सुयांग, तुम कहाँ हो? लिन कियान्यू की आवाज तीखी और कर्कश थी और उसमें पहले कभी नहीं देखी गई घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस खिड़की से बाहर रात के नजारे देखता रहा। इस शहर की रोशनी, जिसे मैंने कभी उसके कदमों में लाकर रखा था, अब मैं अपने हाथों से बुझाने वाला था। बारिश अभी अभी रुकी थी। अस्पताल की इमारत के नीचे फर्श की दरारों में गंदा पानी जमा था। मैं सबसे ऊपरी मंजिल के विशेष कक्ष की खिड़की के पास खड़ा था, उंगलियों में बिना जली सिगरेट दबाए हुए और नीचे देख रहा था। एक हरी टैक्सी अचानक अस्पताल के गेट पर रुकी। इतनी ऊंचाई से भी नीचे का तमाशा साफ दिख रहा था। दरवाजा खुला। लिन कियान्यू लड़खड़ाती हुई बाहर निकली
और गुचेन पीछे पीछे आया। दोनों ने अभी कदम बढ़ाया ही था कि उस गुस्सैल ड्राइवर ने उन्हें पकड़ लिया और चिल्लाया, भाग कहाँ रहे हो? किराया तो चुकाओ। ड्राइवर की आवाज बहुत तेज थी और रात की खामोशी में दूर तक सुनाई दी। लिन कियान्यू ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया। उसकी लाखों की कीमत वाली ड्रेस कीचड़ से सन चुकी थी। पूरे शरीर में टूटे फोन के अलावा उसके पास एक भी पैसा नहीं था। उसने शर्मिंदगी से कहा, मेरा मेरा फोन बंद हो गया है और नेटवर्क भी नहीं है। अपना खाता नंबर छोड़ दो, मैं बाद में 10 गुना पैसे भिजवा दूंगी। 10 गुना? ड्राइवर ने जमीन पर थूकते हुए कहा, बड़ी अमीर बनती हो। अभी गाड़ी में बैठते ही मैंने पहचान लिया था। बढ़िया कपड़े पहने हो, लेकिन असल में कंगाल हो ना। 50 रुपए का किराया भी नहीं दे सकती और ऐसे बड़े अस्पताल में घुसने का सपना देख रही हो। गुचेन ने चिल्लाकर कहा, अपनी जबान ठीक रखो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये लिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। मुझे नहीं पता प्रेसिडेंट है या मूली। ड्राइवर ने अपनी सीट के नीचे से रिंच निकाली और हाथ में उछालते हुए कहा, या तो पैसे दो या अपनी कीमती चीज छोड़ो, नहीं तो आज कोई नहीं जा पाएगा। गुचेन ने डरकर अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अनजाने में लिन कियान्यू के पीछे छिप गया। लिन कियान्यू गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उसने रोशनी से जगमगाते अस्पताल की इमारत की ओर देखा और सोचा कि यहां समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसने दांत पीसकर अपने बाएं कान से हीरे की बाली निकाली, जो मैंने पिछले साल उसे दी थी और जो एक सीमित संस्करण कार्टियर थी, 30 लाख की। उसने बाली ड्राइवर के हाथ में थमा दी और बोली, ये लो, अब तो कापी है। ड्राइवर ने बाली ली, रोशनी में देखा और मुंह फाड़कर हंसते हुए बुदबुदाया, पागल खाने से भागी है, और एक झटके में गाड़ी भगा ले गया। ये सब मैंने देखा, कोई भाव नहीं आया। पहले लिन कियान्यू बाहर निकलती थी तो महंगी गाड़ी और सिक्योरिटी साथ होते थे, और अब 50 रुपए के लिए अपना गहना गिरवी रख रही थी और ड्राइवर की बेइज्जती सुन रही थी। अभी तो ये शुरुआत थी। लिन कियान्यू गुचेन को खींचकर अस्पताल की लॉबी की ओर भागी, लेकिन दरवाजे से 10 मीटर दूर ही उन्हें रुकना पड़ा। काले रणनीतिक बनियान पहने सिक्योरिटी गार्डों की 2 पंक्तियों ने प्रवेश द्वार को बंद कर रखा था। उन्होंने काला चश्मा लगा रखा था और हाथ अपनी कमर पर लटके डंडों पर थे, बिल्कुल सीधे खड़े थे। चेतावनी की पट्टी ने अस्पताल के अंदर और बाहर के हिस्से को अलग कर दिया था। हटो, मैं लिन कियान्यू हूं। मैं सु यांग की पत्नी हूं। लिन कियान्यू पट्टी तक पहुंचकर सामने वाले प्रमुख गार्ड को धक्का देने लगी और चिल्लाई, मुझे सु यांग से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड पत्थर की तरह खड़ा रहा और अपने ठंडे डंडे से उसके सीने को रोकते हुए उसे पीछे धकेल दिया। उसने बस 2 शब्द कहे, पीछे हटो। लिन कियान्यू लड़खड़ाकर पीछे हट गई और लगभग गिरते गिरते बची। उसने चीखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे रोकने की? मैं यहां की मालकिन हूं। सु यांग कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। श्री सु किसी अनजान व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते। गार्ड की आवाज यांत्रिक थी। अनजान व्यक्ति? लिन कियान्यू चीख पड़ी, मैं उसकी पत्नी हूं। मैं नुओनुओ की मां हूं। मैं अपनी बेटी को देखने आई हूं। ये तो मेरा हक है। तुम लोग कुत्तों, मुझे रोकने की तुम्हारी क्या औकात? गुचेन भी चिल्लाने लगा। हां, सु यांग वो मुफ्तखोर शायद डर गया है, अंदर छिपा बैठा है। उससे कहो जल्दी बाहर आकर माफी मांगे, नहीं तो क्या? एक बूढ़ी आवाज ने उसे बीच में रोका। गार्ड दोनों तरफ हट गए और चेन बो सीधे खड़े सूट में, हाथ पीछे किए बाहर आए। वो सीढ़ियों पर खड़े होकर ऊपर से नीचे दोनों को देखने लगे। उनकी निगाहों में कोई भाव नहीं था। चेनबो, लिन कियान्यू ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, चेनबो, तुम ठीक वक्त पर आ गए। इन बेवकूफों को हटने को कहो। मुझे सु यांग से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। चेनबो हिले नहीं, बस शांति से उसे देखते रहे। उन्होंने कहा, श्रीमती लिन। यह संबोधन छोटी मालकिन से बदलकर श्रीमती लिन हो गया।
इन 3 शब्दों ने बर्फीले पानी की तरह लिन कियान्यू की आंखों की चमक बुझा दी। चेनबो, तुमने मुझे क्या कहा? लिन कियान्यू ठिठक गई। युवा मालिक का आदेश है। चूंकि श्रीमती लिन ने श्री गु के लिए अपने पति और बेटी को छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए अब आप सुपरिवार के दरवाजे पर कदम रखने लायक नहीं है। चेनबो का स्वर समतल था। उन्होंने एक मोटी फाई निकाली और लिन कियान्यू के पैरों के पास कीचड़ में फेंक दी। ये क्या है? लिन कियान्यू ने सहज भाव से पूछा। ये वो सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि श्री गु चेन ने लिन मीडिया के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके कंपनी का पैसा निकाला, फर्जी अनुबंध बनाए और बाहर से भारी सूदखोरी का कर्ज लेकर अवैध रूप से वो कर्ज लिन मीडिया के नाम कर दिया। चेनबो की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था। लिन कियान्यू का शरीर जोर से कांपा। उसने झुककर भीगी फाइल उठाई और कागज निकाले। उधार की रसीदें, पैसे ट्रांसफर के रिकॉर्ड, फर्जी अनुबंध, हर पेज पर गु चेन के हस्ताक्षर और लाल मुहर थी। 60 मिलियन का गबन, सूदखोरी का 20 मिलियन का कर्ज, गिरवी रखी गई लिन मीडिया की इमारत और लिन कियान्यू के नाम के 3 बंगले। लिन कियान्यू के दिमाग में एक जोरदार विस्फोट हुआ। वो उन आंकड़ों को घूर रही थी। उसकी आंखें खून से लाल हो गई और सांसें तेज हो गई। उसे लगा था गु चेन ने सिर्फ 30 मिलियन का जुए का कर्ज लिया है, लेकिन उसने तो पूरी कंपनी, उसका पूरा अस्तित्व ही बेच डाला था। गु चेन, लिन कियान्यू ने अचानक मुड़कर पास खड़े आदमी को घूरा और पूछा, ये सच है? तुमने मेरी पीठ पीछे पूरी कंपनी खोखली कर दी? गु चेन फाइल देखकर पहले ही मिट्टी जैसा पीला पड़ चुका था। उसे लगा था उसने बहुत चालाकी से काम किया है, लेकिन सु यांग के लोगों ने इतनी जल्दी उसकी पूरी पोल खोल दी। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आई और लाल नीली रोशनी सड़क के कोने पर दिखाई देने लगी। गु चेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसे बस भागने की सूझी। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं किया। सु यांग ने मुझे फंसाया है। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। फंसाया? तुम्हारे अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी झूठ हैं? लिन कियान्यू ने फाइल पकड़कर उसके कॉलर पर झपटते हुए कहा, पैसा कहाँ है? वापस करो मेरा पैसा। हट जाओ मुझसे। गु चेन ने पुलिस की गाड़ी को करीब आता देखा तो उसने जोर से धक्का दिया। लिन कियान्यू बिना तैयारी के पीछे गिरी और कीचड़ भरे पानी में जा गिरी। उसकी बेशकीमती बेज रंग की ड्रेस तुरंत गंदे पानी से भीग गई। वो कीचड़ में पड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी लग रही थी। गु चेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उल्टी दिशा में भागने लगा। 2 कदम ही बढ़ा था कि 2 काले कपड़े वाले गार्डों ने उसे दबोच लिया और जोर से नीचे दबा दिया। गु चेन का चेहरा कीचड़ में धंस गया और उसके मुंह में मिट्टी भर गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मुझे छोड़ो, तुम मुझे पकड़ने वाले कौन होते हो? बचाओ, कोई बचाओ। वो कीचड़ में पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रहा था। चेनबो सीढ़ियों पर खड़े थे और बोले, श्री गु, पुलिस आने ही वाली है, तब तक चुपचाप रहिए तो बेहतर होगा। लिन कियान्यू कीचड़ से उठी और गु चेन को देखती रही। जो आदमी कुछ देर पहले प्यार से कह रहा था कि बच्चे को एक घर देना चाहता है, अब अपनी जान बचाने के लिए उसे कीचड़ में धकेल गया था। लिन कियान्यू की आवाज कांप रही थी और आंसू कीचड़ में मिल रहे थे। उसने पूछा, क्यों? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, सु यांग और नोनुओं को भी ठेस पहुंचाई, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया? गु चेन ने तड़पना बंद किया और मुश्किल से गर्दन घुमाकर मुंह से कीचड़ निकालते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, मेरे लिए इतना कुछ किया? लिन कियान्यू, मुझे उल्टी मत दिला। तुझे क्या लगता है मैं तेरे पास क्यों लौटा? प्यार से? सपने मत देख। मैं तो विदेश में कर्ज में डूब गया था। अगर तू अभी अमीर न होती तो कौन सी बला तेरे जैसी बच्चे वाली औरत के पीछे पड़ता? लिन कियान्यू के होंठ कांप रहे थे। और सुन, गु चेन ने जोर से कहा,
तू हमेशा कहती थी कि मैंने तुझे बचाया था। मैं तेरा मसीहा हूं, तेरा पहला प्यार। थू, आज सच बता देता हूं। उन दिनों जो गुंडे तुझे परेशान कर रहे थे, वो मेरे ही पैसे से आए थे। वो हीरो वाला ड्रामा मैंने शुरू से आखिर तक रचा था। तुझ जैसी अमीर बाप की बिगड़ी लड़की को फंसाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। बस तेरा बाप बहुत होशियार था, मुझे कामयाब नहीं होने दिया। इस बार सोचा था तुझे पूरा लूटकर भाग जाऊंगा। पता नहीं था सु यांग जैसा बेकार आदमी इतना गहरा छिपा बैठा है। लिन कियान्यू, तू बेवकूफ है, पूरी बेवकूफ और सबसे आसान शिकार। हा हा हा। गुचेन की हंसी तीखी और कानों को चीरती हुई थी। लिन कियान्यू कीचड़ में पसर गई। वो खूबसूरत याद जिसने उसे परिवार से धोखा करने को मजबूर किया, वो जान बचाने वाला एहसान, सब एक धोखा था। उसका घमंड भरा प्यार बस एक शिकार था। उसने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं, नामुमकिन, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रहे हो। कुछ पुलिस की गाड़ियां सड़क किनारे रुकी। वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान दिखाई और हथकड़ी निकालकर गुचेन की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, गुचेन, तुम पर भारी धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग का संदेह है। अब तुम्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी ने गुचेन की कलाई जकड़ ली और वो आखिरकार डर गया। वो जानता था एक बार अंदर गया तो स्टार ओशन ग्रुप की कानूनी टीम उसे पूरी उम्र सलाखों के पीछे रखेगी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं बेकसूर हूं। वो पागलों की तरह छूटने की कोशिश कर रहा था और उसकी निगाह अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर टिक गई। उसे पता था मैं वहां हूं। सु यांग, सु यांग, मुझे पता है तुम देख रहे हो। गुचेन अचानक घुटनों पर गिर गया और सबसे ऊपरी मंजिल की ओर माथा टेकने लगा। उसका सिर जमीन पर बार बार जोर से टकरा रहा था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, सुबॉस, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारी औरत को छूना नहीं चाहिए था। मुझे लिन कियान्यू को धोखा नहीं देना चाहिए था। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे पहचान नहीं थी। मैं कुत्ता हूं, मैं कचरा हूं। प्लीज रहम करो। मुझे एक पाद की तरह उड़ा दो। उसकी आंखों से आंसू और नाक से बहती कीचड़ मिली हुई थी। चेहरा गंदगी से भरा था और पहले वाली कोई भी अकड़ बाकी नहीं थी। मैंने शीशे के पार नीचे घुटने टेके हुए उस धब्बे को देखा। मन में कोई हलचल नहीं हुई। यही है वो आदमी जिसके लिए लिन कियान्यू ने हमारी 5 साल की शादी बर्बाद कर दी। यही है वो सच्चा प्यार जो मुझसे 1000 गुना बेहतर था। कितना ताना है। मैंने पर्दा खींचकर बाहर के शोर को बंद कर दिया। तभी बिस्तर से नोनुओं की नींद में बुदबुदाने की आवाज आई। मैं बिस्तर के पास गए और उसका नन्हा हाथ हल्के से पकड़ लिया। बुखार काफी उतर चुका था और सांसें स्थिर थी। यही मेरी दुनिया है और बाहर वालों को कचरे वाली गाड़ी खुद उठा ले जाएगी। नीचे गुचेन को पुलिस गाड़ी में डाला जा चुका था। शोर शांत हो गया था और सिर्फ लिन कियान्यू अकेली कीचड़ में बैठी थी। राहगीर उस पर उंगलियां उठा रहे थे और फोन की फ्लैशलाइट इस पूर्व महिला प्रेसिडेंट की दुर्दशा को रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी आंखें खाली थी और वो बुदबुदा रही थी, झूठ, सब झूठ है। चेनबो उसके सामने आए, उसे उठाया नहीं, बस थोड़ा झुके। उन्होंने कहा, श्रीमती लिन। लिन कियान्यू ने धीरे से ऊपर देखा। चेनबो ने भावहीन होकर कहा, तमाशा खत्म हुआ। युवा मालिक ने कहा, चूंकि तुम छोटी मालकिन की मां हो, इसलिए तुम्हें एक बार ऊपर आकर देखने की इजाजत है। युवा मालिक के शब्द सुनकर लिन कियान्यू की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। सु यांग उससे मिलना चाहता है तो सु यांग के दिल में अब भी उसके लिए जगह है। आखिर 5 साल की शादी थी और वो नोनुओं की मां है। सु यांग बच्ची से बहुत प्यार करता है, इतना बेरहम नहीं हो सकता। बस सु यांग से मिलना है, अच्छे से माफी मांगनी है, नोनुओं का सहारा लेना है तो शायद मौका मिल जाए।
लिन कियान्यू ने मुश्किल से खुद को कीचड़ से उठाया, चेहरे से कीचड़ पोंछा और अपनी बर्बाद ड्रेस को ठीक करने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे पता था सु यांग मुझे छोड़ नहीं सकता। वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी एक एड़ी टूट चुकी थी और वो नंगे पांव ठंडे संगमरमर पर चल रही थी। चेन बो ने रास्ता दिया और उसकी पीठ देखते हुए इतनी धीमी आवाज में कहा जो सिर्फ वो दोनों सुन सके, लेकिन ये आखिरी बार है। लिन कियान्यू के कदम एक पल रुके, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और लॉबी में घुस गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और शीशे में उसकी बदसूरत और बदहाल सूरत दिखी। उसने खुद को आईने में देखा और एक पागलपन भरी हंसी हंसी, फिर कीचड़ से सनी उंगलियों से बाल ठीक किए और उस शिकायत भरे चेहरे का अभ्यास करने लगी जो मुझ पर हमेशा काम करता था। उसने सोचा, सु यांग नरम दिल का है, अगर मैं खूब रोऊंगी तो वो पिघल जाएगा। हमारी नुओ है। संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दरवाजा खुलने पर उसका स्वागत सुलह से नहीं बल्कि न्याय से होगा। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची। शांत गलियारे में डिंग की आवाज बहुत तीखी लगी। दरवाजा खुला और लिन कियान्यू बीचों बीच खड़ी थी। वो एक पैर से नंगी थी। उसकी बेज ड्रेस का घेरा कीचड़ सोख कर भारी हो गया था और जमीन पर घिसट रहा था, बिल्कुल किसी लावारिस कुतिया की तरह। वो आईने के सामने भाव बना रही थी और दरवाजा खुलते ही उसने मुश्किल से एक आंसू निकाला और नजर मुझ पर पड़ी। सु यांग, उसकी आवाज कांप रही थी, जिसमें शिकायत और चापलूसी का मिलाजुला भाव था। मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे पीछे जीवन और मौत को अलग करने वाला मोटा शीशे का दरवाजा था। किसी ने उसे रोका नहीं। लिन कियान्यू ने अपनी ड्रेस का घेरा उठाया और लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। हर कदम पर ऊनी कालीन पर कीचड़ के गहरे निशान छोड़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो पास आई, नाले की बदबू और मिट्टी की गंध का एक झोंका आया और गलियारे की देवदार की खुशबू को दबा दिया। सु यांग, मुझे पता था तुम्हें मुझ पर दया आएगी। लिन कियान्यू ने मेरी बाह पकड़नी चाही। उसके हाथ पर सूखी कीचड़ जमी थी। उसने कहा, अभी नीचे वो गार्ड बहुत बदतमीज थे और वो गुचेन, वो कमीना, तुमने नहीं देखा उसने मेरे साथ क्या किया। मैंने बगल होकर उससे दूरी बना ली। हरकत बहुत हल्की थी, जैसे किसी छूत की बीमारी से बच रहा हूं। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उंगलियां शर्म से सिकुड़ गई। मैंने कहा, अंदर आओ। मैं मुड़ा और दरवाजा खोला। आवाज एकदम सपाट थी, कोई भाव नहीं था। मैंने कहा, अपनी बेटी को देख लो। लिन कियान्यू की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उसे लगा, जब तक बच्ची से मिल सकती है, खेल जारी रह सकता है। वो नुओनुओ की सगी मां है। ये खून का रिश्ता मेरी वो कमजोरी है जिसे मैं काट नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली, बिखरे बाल ठीक किए और मेरे पीछे कमरे में आई। अंदर आते ही वो ठिठक गई। ये कमरा स्विस टॉप क्लास सैनिटोरियम के मानक पर बनाया गया था। दीवारें एक तरफा शीशे की थी और ऊपर तारों भरा आसमान नकली था। कमरे के बीचों बीच मेडिकल बेड के पास ऐसी मशीनें रखी थी जिनका नाम भी वो नहीं जानती थी। मशीनों की लाइटें खामोशी से चमक रही थी और स्क्रीन पर ग्राफ उछल रहे थे। नुओनुओ की धड़कन और सांसों पर नजर रखी जा रही थी। बिस्तर के पास 4 सुनहरे बालों वाले नीली आंखों वाले डॉक्टर धीमे स्वर में जर्मन में डेटा पर चर्चा कर रहे थे। ये सब देखकर, इस तरह के इंतजाम, पैसे के जोर से पैदा हुई दबंगई ने लिन कियान्यू का सिर चकरा दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर में सिर्फ दलिया बनाने वाला उसका बेकार पति रातों रात ऐसे संसाधन जुटा सकता है। ये डॉक्टर कौन है? लिन कियान्यू हकलाई। ज्यूरिक बाल अस्पताल के प्रोफेसर क्लाउस और उनकी टीम। मैंने बिस्तर के पास जाकर गर्म तौलिए से नोनुओं के माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, दुनिया के सबसे बेहतरीन बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञानी। सिर्फ इनकी फीस ही तुम्हारी उस घटिया कंपनी का आधा खर्च खरीद लेने के लिए काफी है।
लिन कियान्यू का चेहरा सफेद पड़ गया और वो एक कदम पीछे हट गई। उसे पहली बार साफ तौर पर दूरी का एहसास हुआ। ये दूरी सिर्फ जुर्माने या बंगले की नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी की नींद के लिए पानी की तरह पैसा बहाने की हैसियत की थी। सुयांग, तुम इतने अमीर थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिन कियान्यू ने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखों में जलन और लालच साफ था। उसने कहा, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं कभी नहीं। नहीं क्या? मैंने तौलिया पानी के बर्तन में फेंका। पानी उछलकर उसकी बात काट गया। मैंने पूछा, धोखा नहीं देती या नुओनुओ को अकेला बुखार में तड़पता नहीं छोड़ती? लिन कियान्यू के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, मैं तो बस एक पल की भटकन थी और गु चेन ने मुझे धोखा दिया। मैं शिकार हूं। सुयांग, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? नोनुओ की खातिर, बच्ची को एक पूरा घर देने के लिए? तभी बिस्तर पर नोनुओ हिली। 3 दिन से बंद उसकी पलकें कांपी और खुल गई। उसकी बड़ी आंखें खून से लाल थी। निगाहें बिखरी हुई थी, जैसे कोई डरा हुआ हिरन का बच्चा चारों ओर सावधानी से देख रहा हो। नूनुओ, मेरा दिल धड़का और मैंने तुरंत झुककर बहुत हल्की आवाज में कहा, बेबी, पापा यहां है। डरो मत, पापा है ना। नूनुओ ने आंखें घुमाकर मेरा चेहरा देखा। कुछ सेकंड बाद उसके सूखे होंठ हिले और बहुत भारी आवाज निकली, पापा, प्यास लगी है। अच्छा, पापा पानी लाता है। मैं अभी मुड़ा ही था कि लिन कियान्यू को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो झपटकर बिस्तर के पास आई और चिल्लाई, नूनुओ, मां आ गई। मां यहां है। वो बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी कीचड़ की बदबू पूरे बिस्तर पर छा गई। उसने अपने गंदे हाथों से नोनुओ को गले लगाना चाहा। हां, चेहरे पर बेचैनी भरी हंसी थी। उसने कहा, बेबी, मां को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मां को देखो, मां ने तुम्हें नहीं छोड़ा। एक तेज चीख ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। ये चीख खुशी की नहीं, डर की थी। नोनो ने लिन कियान्यू को देखा तो जैसे किसी राक्षस को देख लिया हो। उसकी नन्ही देह बुरी तरह पीछे सिकुड़ गई। ड्रिप की ट्यूब खिंच गई और सुई से खून उलट आया। वो चिल्लाई, मत छुओ, मुझे मत पकड़ो, पापा बचाओ। यहां कोई बुरी आंटी है, कोई राक्षस है। नोनो ने अपना सिर मेरी छाती में छुपा लिया। उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। लिन कियान्यू का हाथ हवा में जम गया। उसकी हंसी जमी रह गई और बहुत बुरी और बेतुकी लगने लगी। उसने कहा, नुओ, मैं मां हूं। जरा ध्यान से देखो, मैं मां हूं। तुम मां को राक्षस कैसे कह सकती हो? उसने फिर हाथ बढ़ाकर नोनुओ का कंधा पकड़ना चाहा और बोली, बुखार से दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारी सबसे प्यारी मां हूं। हटो, तुम हट जाओ। नोनुओ ने आंखें बंद करके चीखा और अपने छोटे हाथों से लिन कियान्यू के हाथ पर जोर से मारा। वो बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम एक गंदी आंटी हो। तुमसे बहुत बदबू आ रही है। पापा, इसे भगाओ, इसे भगाओ। गंदी आंटी, इन 3 शब्दों ने लिन कियान्यू के सिर पर हथौड़े की तरह चोट की। वो जमीन पर बैठ गई, आंखें फटी रह गई और पुतलियां बेतरतीब घूम रही थी। उसने बुदबुदाया, मुझे नहीं जानती, गंदी आंटी। नो, मैं मां हूं। तुम मुझे कैसे नहीं जान सकती? मैं वही मां हूं जो तुम्हें फ्रॉक दिलाती थी, कहानियां सुनाती थी। पापा, ये आंटी कौन है? बहुत शोर मचा रही है। नूनू ने मेरी छाती में मुंह छुपा लिया और उसके आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। उसकी आवाज में सिर्फ डर और परायापन था, रत्ती भर भी लगाव नहीं था। सच में परायापन। बच्चों का प्यार और नफरत सीधा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नफरत से भी बड़ी चोट पूरी तरह भूल जाना है। प्रोफेसर क्लाउस, मैंने आवाज लगाई। विशेषज्ञों ने तुरंत घेर लिया और नर्स ने जमीन पर बैठी लिन कियान्यू को जबरदस्ती हटाया। प्रोफेसर क्लाउस ने टॉर्च से नोनुओं की पुतलियां देखीं
और ब्रेन वेव डेटा पर नजर डाली। उनका माथा सिकुड़ गया। वो मुड़े और साफ मंदारिन में ठंडे स्वर में बोले, श्रीसु, ये चयनात्मक वियोजन विस्मृति का मामला है। मतलब? मैंने नोनुओं की पीठ सहलाते हुए पूछा। बच्ची को अत्यधिक तेज बुखार और गंभीर मानसिक आघात एक साथ लगा और उसके मस्तिष्क ने आत्मरक्षा तंत्र सक्रिय कर दिया। प्रोफेसर क्लाउस ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, सीधे शब्दों में, उसके अवचेतन ने यह मान लिया कि मां की भूमिका ने उसे भारी दर्द और त्याग दिए जाने का डर दिया। खुद को टूटने से बचाने के लिए उसके दिमाग ने सीधे मां से जुड़ी यादें मिटा दी। प्रोफेसर ने रुककर लिन कियान्यू पर तिरस्कार भरी नजर डाली और कहा, उसकी समझ में अब मां की कोई अवधारणा नहीं है। आपके सामने खड़ी ये महिला उसके लिए एक डरावनी, गंदी और खतरनाक अजनबी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ मॉनिटर की टिक टिक की आवाज आ रही थी। लिन कियान्यू जमीन पर बैठी थी, होंठ कांप रहे थे और रोना भूल गई थी। मिटा दिया। सगी बेटी ने बहुत दर्द सहकर उसे मिटा दिया। ये सबके सामने थप्पड़ खाने से, गुचेन के पैसे लेकर भागने से, दिवालिया होने से भी ज्यादा तबाह करने वाला था। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं उसकी सगी मां हूं। लिन कियान्यू अचानक पागल हो गई। नर्स को धक्का देकर बिस्तर की ओर रेंगने लगी और चिल्लाई, नूनू, मां के बारे में सोचो। देखो, ये वो कंगन है जो मां ने तुम्हें दिलाया था। तुम्हें ये बहुत पसंद था। उसने हड़बड़ी में अपनी कलाई टटोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हां, अभी 50 रुपए के किराए के लिए उसने अपना आखिरी गहना ड्राइवर को दे दिया था। अब उसके पास न कुछ था, न कोई पहचान, बस तन पर कीचड़ लगी थी। नूनू ने चीख सुनी तो डर के मारे फिर चीख पड़ी और उसका शरीर ऐंठ गया। बहुत हुआ। मैंने अचानक खड़े होकर लिन कियान्यू को घूरा। मेरी आंखें रात से भी ज्यादा ठंडी थी। मैंने कहा, लिन कियान्यू, क्या तुम उसे मारकर ही दम लोगी? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दबदबा बहुत था। लिन कियान्यू डरकर रुक गई। मैंने पास लगे शीशे की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी सूरत देखो। बिखरे बाल, पागलों जैसी चीखें। अगर नोनुओं को भूलने की बीमारी न भी होती तो क्या वो ऐसी औरत को मां मानती जिसने उसे किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया और अब पागलों की तरह उसे डराने आई है? लिन कियान्यू ने कांपते हुए आईने की ओर देखा। आईने में औरत का आई मेकअप बिगड़कर काला हो गया था। बाल बिल्कुल बिखरे थे और चेहरे पर कीचड़ लगी थी। ड्रेस फटी हुई थी, बदसूरत, गंदी और घिनौनी। यही थी कभी की शानदार लिन प्रेसिडेंट। सुयांग, मैं गलत थी। प्लीज मेरी मदद करो। लिन कियान्यू आखिरकार टूट गई और मेरी पैंट पकड़कर रोने लगी। उसने कहा, डॉक्टर से कहो नोनुओं को ठीक करें। उसे मुझे पहचानने दो। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, सच में नहीं रह सकती। मैंने अपना पैर छुड़ाकर एक कदम पीछे हटते हुए कहा, बहुत देर हो गई। मैंने अपनी पैंट ठीक करते हुए ठंडे स्वर में कहा, जब तुम लाइव शो में किसी और के बेटे के साथ हंस रही थी और नोनुओं घर में बुखार से बेहोश थी, तभी से तुम मां कहलाने लायक नहीं रही। चेनबो, इन्हें विदा करो। मैं मुड़ गया और फिर उसकी ओर नहीं देखा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुयांग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लिन कियान्यू जमीन पर गिरकर हाथ पैर पटकने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, स्टार ओशन ग्रुप की मालकिन हूं। मुझे यहां रहने का हक है। दरवाजा खुला। अंदर आने वाले सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, बल्कि सूट पहने लोग थे। सबसे आगे थे अजय वकील झांग, हाथ में ताजा छपे दस्तावेज लिए, और पीछे 2 नोटरी अधिकारी थे। वकील झांग ने अपना चश्मा ठीक किया, जमीन पर पड़ी गंदगी को नजरअंदाज करते हुए औपचारिक लहजे में कहा, श्रीमती लिन, क्षमा करें, मुझे सही करना होगा। आप जल्द ही श्रीसु की पत्नी नहीं रहेंगी। उन्होंने दस्तावेज लिन कियान्यू के सामने करते हुए लोहे जैसे सख्त स्वर में कहा, यह तलाक समझौते का मसौदा है। आपके वैवाहिक विश्वासघात, संपत्ति हस्तांतरण, बच्ची के परित्याग
और उसके गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए श्री सु की मांग है कि आप सब कुछ छोड़कर जाएं और सु नुओं पर आपके सभी मिलने के अधिकार समाप्त किए जाएं। क्या? लिन कियान्यू ने आंखें फाड़कर दस्तावेज को घूरा और पूछा, मिलने का अधिकार छीन रहे हो? किस आधार पर? मैं उसकी मां हूं। इस आधार पर कि आपने सुनुओं को गंभीर शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाया है। वकील झांग ने एक पेन निकाला और कहा, अभी अभी डॉक्टर ने चयनात्मक विस्मृति का जो निदान दिया है वो अदालत में सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया है। न्यायाधीश यही मानेंगे कि आपकी उपस्थिति बच्ची के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसके अलावा वकील झांग ने रुककर एक पेशेवर नकली मुस्कान दी और कहा, कल सुबह 9 बजे स्टार ओशन ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दुनिया को औपचारिक रूप से बताएगा कि आपने और श्री गु चेन ने मिलकर धोखाधड़ी की और आपने अपनी बीमार बेटी को छोड़ दिया। सारे सबूत पेश किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस? लिन कियान्यू का शरीर ढीला पड़ गया और वो पूरी तरह गिर गई। वो समझ गई कि इसका मतलब क्या है। स्टार ओशन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में लाइव होगी। सबूत सार्वजनिक होते ही न सिर्फ उसे जुर्माना और जेल होगी, बल्कि पूरी तरह सामाजिक मौत हो जाएगी। वो सड़क का कचरा बन जाएगी, लोग उस पर थूकेंगे और वो कभी सिर नहीं उठा पाएगी। सुयांग, तुम सच में सब कुछ खत्म कर दोगे? लिन कियान्यू ने मेरी पीठ को देखते हुए निराशा से पूछा। एक दिन के पति पत्नी का भी 100 दिन का प्यार होता है। तुम्हें जरा भी पुराना रिश्ता याद नहीं? पुराना रिश्ता? मैंने पीठ दिखाए रहते हुए नोनुओं के शांत होते हाथ को पकड़ते हुए कहा। जब उसने टीवी पर मेरा अपमान किया, गुचेन को कंपनी लूटने दी, नोनुओ मां के लिए रो रही थी और वो किसी और की मां बन रही थी। तब क्या उसे पुराना रिश्ता याद आया? इन्हें घसीटकर बाहर ले जाओ। मेरे 3 शब्दों के साथ 2 गार्डों ने आगे बढ़कर लिन कियान्यू को कुत्ते की तरह उठाकर घसीटना शुरू कर दिया। सुयांग, मुझे माफ कर दो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, प्लीज। मैं जेल जाऊंगी, सच में मर जाऊंगी। उसकी चीखें दूर होती गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और आवाज बंद हो गई। कमरा शांत हो गया। नोनुओं को जैसे लगा कि बुरा इंसान चला गया। उसकी त्योरियां खुल गई और सांसें स्थिर हो गई। मैं बिस्तर के पास बैठकर अपनी बेटी के पीले चेहरे को देखने लगा। दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। सबसे करीबी रिश्तेदार आज अजनबी बन गया। लिन कियान्यू, तुझे लगता है यही अंत है? नहीं, तुझसे सब कुछ छीन लेना, तुझे सबसे अलग कर देना, ये तो बस पहला कदम है। मैं चाहता हूं तू अपनी बाकी जिंदगी के हर दिन पछतावे में जलती रहे और मुझे और नोनुओं को देखती रहे, ऐसे जीते हुए जहां तू हम तक पहुंच ही नहीं सकती। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने अपना फोन देखा। स्पेशल असिस्टेंट का मैसेज था। यंग मास्टर, लिन मीडिया के कानूनी विभाग ने अभी अभी अर्जेंट कॉल किया था। कंपनी के खाते फ्रीज होने की वजह से कर्जदारों ने अदालत से लिन कियान्यू की सारी निजी संपत्ति की कुर्की की अर्जी लगा दी है। जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकलेगी, उसे अदालत का सम्मन मिल जाएगा। मैंने एक शब्द में जवाब दिया, मंजूर है। बरसाती रात में एक इंसानी आकृति अस्पताल के गेट से बाहर फेंकी गई और कीचड़ में जा गिरी। वो लिन कियान्यू थी। वो अभी उठी ही थी कि उसकी जेब में टूटी स्क्रीन वाला फोन बज उठा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी ओर से उसके वकील की निराश भरी चीख सुनाई दी। प्रेसिडेंट लिन, सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। अभी अभी अदालत वालों ने आपके नाम की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी है। और हां, गुचेन ने अपना सारा कर्ज आपके व्यक्तिगत नाम कर दिया है। अभी कर्जदार आपकी रसीदें लेकर आपके माता पिता के घर जा रहे हैं। आप जल्दी से यहां से भाग जाइए। फोन उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। लिन कियान्यू बारिश में खड़ी होकर ऊंची अस्पताल की इमारत को देखने लगी। सबसे ऊपर वाली खिड़की से आती गर्म रोशनी कभी उसकी मुट्ठी में बंद खुशी थी। अब वो एक ऐसा स्वर्ग था जिसे वो कभी छू नहीं सकती थी। और वो खुद
सिर्फ नरक से उसे देख सकती थी। सुबह के 8:45 स्टार ओशन ग्रुप का मुख्यालय, सबसे ऊपरी मंजिल का कॉन्फ्रेंस हॉल। मैं खिड़की के पास खड़ा था और चेन बो मेरिटा आई ठीक कर रहे थे। नीचे चौक पर प्रसारण गाड़ियां भरी थी। हर बड़ी मीडिया कंपनी के लोगो लगे थे। कैमरे और माइक्रोफोन लग चुके थे और गेट पूरी तरह घिरा हुआ था। यंग मास्टर, वैश्विक लाइव प्रसारण का सिग्नल कनेक्ट हो चुका है। चेन बो ने मेरे कंधों की सिलवटें ठीक करते हुए कहा, ऑनलाइन देखने वालों की संख्या 300 मिलियन पार कर गई है। लिन कियान्यू का कोई हालचाल नहीं लेना है। मैं मुड़ा और आईने में खुद को देखा। काले रंग का हाथ से सिला सूट बिल्कुल सधा हुआ था और चेहरे के भाव ठंडे थे। वो रसोई के चक्कर लगाने वाला घरेलू पति अब नहीं रहा। अब यहां खड़ा है स्टार ओशन ग्रुप का मालिक। चलो। मैंने शीशम की लकड़ी का दरवाजा खोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हॉल में पहुंचा। हजारों लोगों की क्षमता वाला हॉल खचाखच भरा था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, फ्लैशलाइट की सफेद चमक और शटर की आवाज गूंज उठी। मैं मंच के बीचों बीच पहुंचा। उस चमड़े की बॉस वाली कुर्सी पर नहीं बैठा, सीधे भाषण मंच के पीछे खड़ा हो गया। मंच के नीचे तुरंत हंगामा मच गया। पत्रकार माइक्रोफोन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नजर में मैं बस अचानक उभरा एक नवाब था, एक बेहतरीन टीआरपी का मसाला। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ठंडी निगाहों से पूरे हॉल को घूरा। आगे की पंक्ति के पत्रकारों ने दबाव महसूस किया और अनजाने में चुप हो गए। 3 सेकंड में पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने हाथ उठाकर अपने पीछे लगी विशाल एलईडी स्क्रीन की ओर इशारा किया। मैंने माइक्रोफोन में कहा, मुझे बकवास पसंद नहीं। तुम लोग सच जानना चाहते हो तो आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। स्क्रीन जली, फुटेज थोड़ी हिलती हुई थी। कॉपी नीचे से ली गई थी, लिविंग रूम की बुकशेल्फ की दरार से। ये मैंने नोनुओं की देखभाल के लिए लगाया सर्विलांस कैमरा था, जिसके बारे में लिन कियान्यू नहीं जानती थी। वीडियो के कोने पर तारीख दिख रही थी, 3 दिन पहले की। वीडियो में नोनुओं को तेज बुखार था। वो सोफे के कोने में सिकुड़कर कांप रही थी और उसने एक गुड़िया जोर से पकड़ रखी थी। गुचेन अंदर आया, मेरी चप्पल पहने हुए, हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए और नफरत से नोनुओं को देखते हुए बोला, रो रो रो, बस रोना आता है, मनहूस। गुचेन ने जमीन पर पड़े खिलौनों को लात मारी और सोफे के पास जाकर नोनुओं की सुइयों से भरी बाह को जोर से चिकोटी काटी। नोनू ने दर्द से चीखते हुए कहा, आह, अंकल छोड़ो। वो पीछे हटना चाहती थी। गुचेन ने डरावनी हंसी हंसते हुए और जोर से मरोड़ा और कहा, चुप, अगर दोबारा रोई तो तुझे बाहर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। तेरा बेकार बाप यहां नहीं है, देखता हूं कौन बचाता है तुझे। नून दर्द से पसीने से तर थी और उसने रोना रोकने के लिए अपने होंठ जोर से दबा लिए, लेकिन आंसू बड़ी बड़ी बूंदों में गिर रहे थे और शरीर कांप रहा था। सुन, छोटी हरामजादी, गुचेन ने झुककर नोनुओं के जलते हुए गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, जब मैं और तेरी मां शादी कर लेंगे तो तुझे अनाथालय भेज दूंगा। ये घर अब गु परिवार का हुआ। वीडियो अचानक रुक गया। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सैकड़ों पत्रकार और कर्मचारी, इस वक्त कोई सांस तक नहीं ले रहा था। आगे बैठी एक महिला पत्रकार अपनी सिसकी नहीं रोक पाई। फिर पूरा हॉल फट पड़ा। कोई चिल्लाया, हैवान, ये इंसानियत है? वो तो सिर्फ एक बच्ची है, इतनी बेरहमी कैसे कर सकता है? गुचेन को जिंदा जला दो। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स एकदम से बंद हो गए। इतने ज्यादा अपशब्द आ रहे थे कि सर्वर हैंग हो गया। कुछ सेकंड बाद बहाल हुआ तो पूरी स्क्रीन लाल अक्षरों से भरी थी, इसे मार डालो, इसे मार डालो। मैं रो पड़ा। नोनू ने दर्द सहकर भी आवाज नहीं निकाली। दिल तोड़ देने वाला है। और लिन कियान्यू कहाँ है? बच्ची के साथ ऐसा हो रहा था और वो कहां मरी हुई थी? मैंने बिना किसी भाव के रिमोट दबाया। स्क्रीन पर तस्वीर बदली, बैंक स्टेटमेंट और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखी। स्टेटमेंट पर पैसे ट्रांसफर के रिकॉर्ड आंखों को चुभ रहे थे।
1 अक्टूबर, गु चेन को 5 मिलियन, विवरण जेब खर्च। 5 नवंबर, गु चेन को 12 मिलियन, विवरण जुए का कर्ज। 24 दिसंबर, गु चेन को 8 मिलियन, विवरण स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए। हर रकम उस वक्त भेजी गई जब मैं रात रात भर जागकर काम कर रहा था और नोनुओं की दवा के लिए पैसे बचा रहा था। आखिरी रिकॉर्ड 3 दिन पहले का था। गु चेन को 30 मिलियन, विवरण कंपनी की कार्यशील पूंजी। पूरा हॉल फिर गूंज उठा। कोई बोला, ये तो लिन मीडिया की सारी जमा पूंजी है, वो पागल है क्या? अपने पति के दिए संसाधनों से कमाया पैसा एक बदमाश आदमी पर लुटा रही है। इस औरत के दिमाग में क्या भरा है? फिर ऑडियो चला। बैकग्राउंड में एयरपोर्ट का शोर था। मेरी आवाज चिंतित और थकी हुई थी। मैंने कहा, कियान्यू, नोनुओं को 40 डिग्री बुखार है और वो लगातार मां को पुकार रही है। क्या तुम वापस आ सकती हो या डॉक्टर को फोन ही कर दो, वो तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लिन कियान्यू की आवाज आई, बेरुख और बेचैन। उसने कहा, सु यांग, क्या तू पागल है? बुखार है तो दवा दे, मैं कोई डॉक्टर हूं? मैं श्वान श्वान के लिए तोहफा खरीदने में व्यस्त हूं। इस छोटी सी बीमारी से मुझे परेशान मत कर। रखती हूं। टुक टुक। फोन कट गया। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो पूरा हॉल पूरी तरह फट पड़ा। अभी तक कुछ लोगों को लग रहा था शायद लिन कियान्यू गु चेन के झांसे में आ गई थी, लेकिन अब पुख्ता सबूत थे। संपत्ति हस्तांतरण ने लालच साबित कर दिया, दुर्व्यवहार के वीडियो ने मिलीभगत दिखा दी और ऑडियो ने उसकी निर्दयता साबित कर दी। एक बुजुर्ग पत्रकार ने अपना नोटबुक जमीन पर पटक दिया और लाल आंखों से गरजा, मैं भी एक पिता हूं। ये औरत जीने लायक भी नहीं। बहिष्कार करो। लिन मीडिया का बहिष्कार, लिन कियान्यू का बहिष्कार। फ्लैश फिर चमकने लगे, लेकिन इस बार लेंस में शक नहीं, बल्कि एक पिता के लिए सहानुभूति और उस बदमाश जोड़ी के लिए नफरत थी। शहर के एक सस्ते इलाके के होटल में फफूंद की बदबू के बीच बगल के कमरे से शोर आ रहा था। लिन कियान्यू गंदी रजाई में सिकुड़ी हुई थी और अपने टूटे फोन पर लाइव प्रसारण देख रही थी। वो बुदबुदाई, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका शरीर कांप रहा था और नाखून गोश्त में धंस रहे थे। उसने कहा, गु चेन ने नोनुओं को मारा। मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। स्क्रीन पर वो प्रशंसक जो कभी उसे देवी कहते थे, सब गालियां दे रहे थे। लिन कियान्यू मर जाओ, मां भी अपने बच्चे को नहीं खाती, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। यही है राष्ट्रीय देवी, मुझे तो राष्ट्रीय डायन लगती है। बस करो, प्लीज बस करो। लिन कियान्यू जोर से रो पड़ी और कमेंट्स बंद करना चाहा, लेकिन फोन हैंग हो गया। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने सहज भाव से उठा लिया। उधर से चीख सुनाई दी, लिन कियान्यू, मैं तेरा ताऊ बोल रहा हूं। तूने तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अभी कुछ लोग पुराने घर में घुस आए और तेरे मां बाप को हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल भेजा है। तू अभी तक जिंदा है, जाकर मर क्यों नहीं जाती? कॉल कट गया। फिर दूसरा आया, प्रेसिडेंट लिन, मैला एक हाकार हूं। टैक्स वाले आ गए हैं, कह रहे हैं कंपनी पर बड़े कर चोरी का मामला दर्ज होगा और वो 30 मिलियन की कमी पूरी नहीं हुई, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तीसरा कॉल, नमस्ते, मैं अमुक बैंक के ऋण विभाग से बोल रहा हूं। आपकी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हम आपातकालीन वसूली प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। आपके नाम की आखिरी गाड़ी को भी ट्रैक कर लिया गया है। शुभकामनाएं। एक के बाद एक कॉल। लिन कियान्यू ने चीख कर फोन दीवार पर दे मारा। फोन चकनाचूर हो गया और दुनिया शांत हो गई। वो बिस्तर पर घुटनों को सीने से लगाकर बैठ गई और खिड़की के बाहर धुंधले आसमान को देखने लगी। कल इसी वक्त वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठकर कॉफी पी रही थी और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। सिर्फ 24 घंटों में उसने सब कुछ खो दिया, घर, गाड़ी, कंपनी, नाम, मां बाप, बेटी
और वो आदमी जिसे वो सच्चा प्यार समझती थी और जो हमेशा उसका खून चूसता रहा। सुयांग। उसके सूखे होंठ हिले और वो बुदबुदाई, तुम सच में बहुत कठोर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हॉल में मैंने नीचे उत्तेजित भीड़ को देखा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गुस्सा तो बहुत पहले उस पल खत्म हो गया था जब नोनू ने अपनी मां को नहीं पहचाना। अब सिर्फ कचरा साफ करने वाला संयम बचा था। मैंने हाथ उठाकर इशारा किया। पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने कैमरे की ओर देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, पहला, स्टार ओशन ग्रुप का कानूनी विभाग गुचेन के खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने, धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग का मुकदमा अदालत में दायर कर चुका है। मैं अपनी सबसे अच्छी वकीलों की टीम लगाऊंगा ताकि वो पूरी उम्र जेल में सड़े। दूसरा, इसी क्षण से स्टार ओशन ग्रुप की सभी इकाइयां लिन कियान्यू को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करती है। कोई भी कंपनी जो उसके साथ व्यापार करेगी उसे स्टार ओशन ग्रुप प्रतिद्वंदी मानेगा। इस वाक्य का वजन समझने वाले सब समझ गए। इस उद्योग में स्टार ओशन ग्रुप का प्रतिद्वंदी बनने का मतलब है मौत की सजा। लिन कियान्यू इस जीवन में किसी कोने की दुकान पर काम नहीं कर पाएगी। तीसरा, मैं थोड़ा रुका और मेरा स्वर नरम हुआ। मैंने कहा, मैं नोनुओं के नाम पर 1 अरब का निवेश करके नोनुओ बाल संरक्षण कोष स्थापित करूंगा, जो घरेलू हिंसा और उपेक्षा का शिकार बच्चों की सहायता करेगा। तालियां गूंज उठीं। कुछ लोग आंसू पोंछ रहे थे और कुछ जयकार कर रहे थे। मैंने अपनी कफ ठीक की और जाने को हुआ। तभी एक पत्रकार ने अचानक पूछा, श्रीसु, आखिर में क्या आप श्रीमती लिन कियान्यू के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आखिर वो कभी आपकी पत्नी थी। मेरे कदम रुके। मैंने पीछे मुड़कर कैमरे को देखा और क्लोजअप शॉट में आ गया। मैंने कैमरे में ऐसे देखा जैसे कोने में सिकुड़ी और कांपती लिन कियान्यू को देख रहा हूं। मैंने कहा, कुछ गलतियां एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। इतना कहकर मैं मुड़ा और चला गया। बड़ी स्क्रीन पर मेरी पीठ का दृश्य स्थिर हो गया। 1 हफ्ते बाद गुचेन पर कई आरोपों में पहली सुनवाई में 20 साल जेल की सजा हुई। उसने अदालत में खूब रोया और सब कुछ लिन कियान्यू के कहने पर करने का आरोप लगाया। पागल कुत्ते की तरह काटने की कोशिश की। 1 महीने बाद लिन मीडिया दिवालिया हुआ। लिन कियान्यू पर गुचेन के छोड़े भारी कर्ज और जुर्माने का बोझ था, कुल मिलाकर 2 अरब का कर्ज। वो चूककर्ता बन गई। फेरारी नीलाम हुई और पैसे वकील की फीस के लिए भी काफी नहीं थे। 3 महीने बाद गहरी सर्दी थी। बर्फ ने पूरे शहर को ढक लिया था। स्टार ओशन ग्रुप के निजी सैनिटोरियम में गर्मी थी। नोनो ने गुलाबी फ्लीस का पायजामा पहना था और कालीन पर बैठकर ब्लॉग जोड़ रही थी। उसका स्वास्थ्य बहुत बेहतर था। चेहरे पर मांस आ गया था और आंखों का डर गायब होकर बच्चों जैसी पवित्रता लौट आई थी। पापा, देखो। नोनो ने आखिरी ब्लॉक रखकर ताली बजाई और कहा, मैंने किला बना लिया। मैंने फाइल रख दी, उठकर उसे गोद में उठा लिया और चूमते हुए पूछा, नोनुओ, बहुत अच्छा। ये किला किसके लिए बनाया है? पापा और नोनुओ के लिए। नोनुओ ने मेरी गर्दन में हाथ डालते हुए कहा, और दादा चेन के लिए भी। पास खड़े चेन बो की आंखों के कोने गीले हो गए और वो खुशी से मुस्कुरा दिए। तो मां के लिए? मैंने परीक्षण के तौर पर पूछा। यह प्रोफेसर क्लाउस की सुझाई गई संवेदनहीनता चिकित्सा का हिस्सा था। नोनो ने पलकें झपकाई, सिर झुकाकर सोचा और पूछा, मां कौन होती है? क्या परियों की कहानियों में ही मां होती है? उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। वो सच में भूल चुकी थी। मेरा दिल एक पल को भारी हुआ, फिर हल्का हो गया। मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हां, परियों की कहानियों में ही होती है। नोनुओं को मां की जरूरत नहीं है। पापा तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीज देंगे। यंग मास्टर, चेन बो ने धीरे से खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। वो फिर आ गया है। मैंने उनके इशारे पर देखा। सेनेटोरियम के गेट के बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। एक नारंगी रंग की सफाई कर्मी की जैकेट पहने औरत झाड़ू से बर्फ साफ कर रही थी।
उसने दस्ताने नहीं पहने थे। हाथ ठंड से लाल थे और उन पर शीत दंश के निशान थे। चेहरे पर गंदा दुपट्टा लपेटा था, जिसके ऊपर सिर्फ सूनी आंखें दिख रही थी। वो लिन कियान्यू थी। कर्ज चुकाने और जिंदा रहने के लिए उसे ये ऐसा काम करना पड़ रहा था जिसमें न पहचान पत्र की जरूरत थी, न क्रेडिट हिस्ट्री की। जैसे उसे कुछ आभास हुआ, वो रुकी और ऊपर सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की की ओर देखने लगी। गिरती बर्फ और तेज हवा के बीच दर्जनों मंजिलों की दूरी पर हमारी निगाहें नहीं मिली। वो मुझे नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं उसकी आंखों की निराशा साफ देख सकता था। क्या उसे सिक्योरिटी से हटवा दें? चेन बो ने पूछा। मैंने नजर हटाई और रेशमी पर्दा खींच दिया, ठंड और उस औरत को बाहर कर दिया। मैंने कहा, जरूरत नहीं। मैंने नोनुओं को गोद में उठाकर आग के पास जाते हुए कहा, बर्फ बहुत हो गई है, उसे साफ करने दो। अच्छी तरह साफ करें, ताकि नोनुओं के रास्ते में कोई गंदगी न रहे। 3 साल बाद देर से आई शरद ऋतु की ठंडी हवा शहर के केंद्रीय चौक की गर्मी को नहीं मिटा पा रही थी। घंटे की आवाज स्पीकरों से गूंजती हुई वित्तीय केंद्र के चौक पर गूंजी। मैं स्टॉक एक्सचेंज की खिड़की के पास खड़ा था। हाथ में घंटा बजाने का सोने का हथौड़ा था। मेरे पीछे लाल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर स्टार ओशन ग्रुप का शेयर सीधी लाल रेखा में ऊपर चल रहा था। लिस्टेड, स्टार ओशन लिस्टेड हो गया। बाजार मूल्य खरबों में पहुंच गया। एक नया व्यावसायिक चमत्कार। रंगीन कंफेटी हवा में बिखर गई और सुनहरे टुकड़े स्पॉटलाइट में उड़ रहे थे। मैंने हथौड़ा छोड़ा और कफ ठीक किया। पास ही एक हाथ बढ़ा और मेरे कंधे पर गिरा कागज का टुकड़ा हटा दिया। पापा, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। 8 साल की नोनुओं ने गुलाबी और सफेद राजकुमारी ड्रेस पहनी थी। सिर पर क्रिस्टल का ताज था और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। वो बड़ी हो गई थी, गाल गुल, आबी थे और आंखें चमकदार थी। 3 साल पहले कोने में सिकुड़कर कांपने वाली बच्ची का कोई निशान नहीं था। नोनुओं के पास वैन वान खड़ी थी, जो उसकी पियानो टीचर और मेरी मंगेतर थी। वैन वान ने हल्के नीले रंग का गाउन पहना था। बाल बांधे हुए थे और गर्दन दिख रही थी। वो झुककर नोनुओं की ड्रेस ठीक कर रही थी। फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, सुयांग, बधाई हो। मैंने उसका हाथ थाम लिया और नोनुओं को पकड़ लिया। मंच के नीचे तालियां गूंज उठीं और कैमरे की फ्लैश चमक उठी। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। ये दृश्य कैद हो गया। चौक के बाहर विशाल एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण हो रहा था। हाई डेफिनेशन तस्वीर में हम तीनों का परिवार हाथ में हाथ डाले खुशी से मुस्कुरा रहा था। चौक के एक कोने में कूड़ेदान के पास एक गंदी नारंगी जैकेट पहने औरत लोहे के हुक से एक कुचली हुई प्लास्टिक की बोतल निकाल रही थी। वो लिन कियान्यू थी। 3 सालों में वो पूरी तरह बदल चुकी थी। कभी हाथ पर कभी दस्ताने न चढ़ाने वाली प्रेसिडेंट लिन अब आधे सफेद बालों को बेतरतीब बांधे हुए थी। हवा और धूप से चेहरा खुरदरा और पीला पड़ गया था। गाल बैठ गए थे और आंखें धंस गई थी। लगातार बर्तन धोने और सड़क साफ करने से उसके हाथ शीत दंश से भरे थे। उंगलियां मुड़ गई थी और नाखूनों में कालिक जमी थी। वो तो सु यांग है। घंटे की आवाज सुनकर लिन कियान्यू ने सिर उठाया। बड़ी स्क्रीन की रोशनी उसकी धुंधली आंखों में पड़ी। उसने जोश में डूबे आदमी को, स्वस्थ नोनुओं को और सु यांग के साथ खड़ी उस सुंदर अनजान औरत को देखा। वो औरत नोनुओं की ओर झुककर मुस्कुरा रही थी और नोनो ने सिर उठाकर साफ शब्दों में कहा, मां। हाथ से हुक छूटकर जमीन पर गिर गया। लिन कियान्यू जड़ होकर खड़ी रही। जलन और जलन ने एक पल में उसके दिल को मरोड़ दिया। वो जगह उसकी होनी चाहिए थी। सु यांग के साथ खड़ा होना और नोनुओं द्वारा मां कहलाना सब उसका अधिकार था। नहीं, वो मेरा है, वो मेरा पति है, वो मेरी बेटी है। लिन कियान्यू पागल हो गई। उसने बोरी फेंकी
और लड़खड़ाती हुई बड़ी स्क्रीन की ओर भागी। वो चिल्लाई, सुयांग, सुयांग, मुझे देखो, मैं कियान्यू हूं। नून वो, मैं मां हूं। उस औरत को मां मत कहो, मैं तेरी सगी मां हूं। उसकी भर्राई चीखों के साथ उसने भीड़ में घुसने की कोशिश की। राहगीरों ने प्लेग की तरह उससे दूरी बनाई और नाक ढक ली। कोई बोला, कहां से आई ये पगली, कितनी बदबू है। सिक्योरिटी, कहां हो? भिखारी को अंदर कैसे आने दिया? लिन कियान्यू ने कुछ नहीं सुना। उसकी नजर सिर्फ स्क्रीन पर थी, उस दुनिया पर जो कभी उसकी थी। वो जोर लगाकर भीड़ में घुसी और अपना गंदा हाथ बढ़ाकर स्क्रीन पर नोनुओं का चेहरा छूना चाहा। रुको, क्या कर रही हो? दो विशेष सिक्योरिटी गार्ड आए और उसकी बाह पकड़ ली। मुझे छोड़ो, मैं स्टार ओशन ग्रुप की मालकिन हूं। स्क्रीन पर वो मेरे पति हैं। मुझे जाने दो, मैं उनसे मिलूंगी। लिन कियान्यू ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की और उसके नाखूनों से गार्ड की बाह छिल गई। मालकिन? गार्ड ने तिरस्कार से उसकी बदबूदार वर्दी को देखा और कहा, अगर तू मालकिन है तो मैं जेड सम्राट हूं। जल्दी भाग यहां से, शहर की सुंदरता खराब मत कर। गार्ड ने जोर से धक्का दिया। लिन कियान्यू के पैर लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिर गई। उसके घुटने संगमरमर के फर्श पर छिल गए और दर्द से कराह उठी। चेहरा पिछली रात के जमा पानी में गिरा, कीचड़ और तेल की गंदगी मिली हुई थी और वो बुरी तरह खांसने लगी। लिन कियान्यू उठी। उसका चेहरा कीचड़ से सना था, बाल चिपके हुए थे और वो बिल्कुल दयनीय लग रही थी। चारों ओर हंसी के ठहाके थे। बड़ी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण जारी था। सुयांग ने झुककर वेन वान के कान में कुछ कहा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वो आत्मीयता लिन कियान्यू की आंखों में चुभ रही थी। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? लिन कियान्यू ने जमीन पर घूंसे मारते हुए रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं गलत थी, सच में गलत थी। अगर उस दिन मैं उस शो में नहीं गई होती, अगर मैंने गुचेन के लिए। गुचेन का नाम आते ही उसकी आंखों का पछतावा नफरत में बदल गया। पास ही एक काली छाया रेंगती हुई आ रही थी। एक भिखारी जिसकी एक टांग नहीं थी, उसकी खाली पैंट हवा में लहरा रही थी। उसके शरीर से बदबू आ रही थी। बाल जटा हो गए थे और चेहरा जलने के निशानों से भरा था। भिखारी ने लिन कियान्यू के हाथ के पास पड़ी आधी पानी की बोतल देखी और उसके गले से लालच भरी घुरघुराहट निकली। अभी अभी फव्वारे से पानी पीने गया था तो किसी ने उसकी टांग तोड़कर भगा दिया था। भिखारी झपटा और उसने बोतल छीन ली, ढक्कन खोला और गटागट पीने लगा। मेरा पानी वापस कर। लिन कियान्यू पहले से गुस्से में थी। किसी को अपनी चीज छीनते देख पागलों की तरह झपट पड़ी। दोनों कीचड़ में गुत्थम गुत्था हो गए। हट जा, बदबूदार भिखारी। लिन कियान्यू ने भिखारी की कटी टांग पर जोर से लात मारी। भिखारी दर्द से चीखा, बोतल उछल कर गिरी और पानी बह गया। वो गुस्से में लाल होकर लिन कियान्यू के बाल पकड़कर उसे जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, कमीनी, मुझे मारने की हिम्मत? जान से मार दूंगा। थप्पड़ बहुत जोरदार था। लिन कियान्यू की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने पलटकर उसका चेहरा नोचना चाहा, लेकिन उन घृणित आंखों को देखकर ठिठक गई। ये आंखें हालांकि खून से लाल थी और कोनों पर निशान थे, लेकिन उनमें जो स्वार्थी और क्रूरता थी वो उसे राख में भी पहचान आती थी। गुचेन। लिन कियान्यू की आवाज कांप गई। उसने अपने सामने खड़े इस राक्षस को देखा। भिखारी का हाथ रुक गया। उसने आंखें सिकोड़कर रोशनी में कीचड़ से सने चेहरे को देखा और पहचान गया। लिन कियान्यू। गुचेन की आवाज रेगमाल की तरह खुरदरी थी। 3 साल पहले जेल में उसने मुंहफट होने की वजह से वार्डन को नाराज कर दिया था, जिससे उसकी टांग टूट गई थी। घाव में इन्फेक्शन से सेप्टिसीमिया हुआ और जेल से बीमारी के कारण रिहा कर दिया गया। बाहर आकर बेसहारा, अपाहिज और आपराधिक रिकॉर्ड के साथ
वो भीख मांगने लगा। इन 3 सालों में वो जंगली कुत्ते की तरह जिया और हर पल सु यांग और उसे बर्बाद करने वाली लिन कियान्यू को कोसता रहा। तू तू ही है मनहूस। गुचेन ने लिन कियान्यू को पहचान लिया तो 3 साल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने लिन कियान्यू का गला दबोचकर उसे कीचड़ में धकेल दिया और चिल्लाया, अगर तू बेवकूफ उस बकवास शो में नहीं जाती तो क्या मैं जेल जाता? क्या मेरी टांग टूटती? मेरी टांग लौटा, मेरा पैसा लौटा। दम घुट रहा है, छोड़ मुझे। लिन कियान्यू ने संघर्ष करते हुए गुचेन के जख्मों से भरे चेहरे पर नाखून गड़ा दिए और चिल्लाई, तूने मुझे धोखा दिया, तूने कंपनी का पैसा लेकर भागा, तूने नोनुओं को मारा। कमीने, तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कमीना हूं? तो तू क्या है? गुचेन ने डरावनी हंसी हंसते हुए उसके चेहरे पर थूक दिया और कहा, तू बिना दिमाग की रंडी है। अरबती पति को छोड़कर मुझ जैसे मुफ्तखोर के पीछे पड़ गई। अब देखो, हम दोनों कचरा बन गए। खुश ना? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लिन कियान्यू ने चीख कर गुचेन की कलाई पर रस जोर से काट लिया। गुचेन दर्द से चिल्लाया, छोड़, तू पागल कुत्तिया है क्या? दोनों सबके सामने पागल जानवरों की तरह कीचड़ में लौट रहे थे, मारपीट कर रहे थे। कपड़े फट गए, चमड़ी छिल गई और कीचड़ में खून मिल गया। राहगीर दूर हट गए और फोन से ये अजीब तमाशा रिकॉर्ड करने लगे। बड़ी स्क्रीन पर सु यांग अपनी पत्नी और बेटी के साथ पीछे आतिशबाजी का नजारा था। स्क्रीन के नीचे पूर्व पत्नी और पूर्व प्रेमी कीचड़ में एक दूसरे की जान ले रहे थे और पीछे लोगों की घृणा थी। जमीन आसमान का फर्क। अध्यक्ष सु, काफिला तैयार है। स्पेशल असिस्टेंट चेन बो ने आकर सूचना दी। मैंने सहमति में सिर हिलाया, नोनुओं को गोद में लिया, वैन वान का हाथ थामा और सिक्योरिटी के घेरे में बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकले, ठंडी हवा के साथ शोर आया। चौक के किनारे भीड़ जमा थी, जहां से गालियां और चीखें आ रही थी। आवाजें जानी पहचानी थी, बिल्कुल वही जो कभी बुरे सपनों में आती थी और मेरा दिल चीर देती थी। अब ये बस शोर था। पापा, वहां क्या हो रहा है? नोनू ने पैरों पर खड़े होकर देखने की कोशिश की और बोली, लगता है कोई लड़ रहा है। वैन वान ने हाथ बढ़ाकर नोनुओं की आंखें ढक ली और कहा, नोनुओ, मत देखो, वो तो 2 आवारा कुत्ते खाने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत गंदी बात है। मेरे कदम एक पल रुके। मेरी निगाहों ने भीड़ के बीच से झांका। कीचड़ में बिखरे बालों वाली औरत का सिर उस बिना टांग के भिखारी ने पकड़ रखा था और फर्श पर पटक रहा था। वो सु यांग का नाम लेकर चीख रही थी। उसकी आवाज बहुत दर्दनाक और निराश थी। जैसे उसे कुछ एहसास हुआ, उसने अचानक सिर उठाया। दर्जनों मीटर की दूरी पर लोगों की भीड़ के पार उसकी धुंधली आंखों में एक चमक उभरी। वो मदद की गुहार थी, मौत से संघर्ष था। सु यांग, बचाओ मुझे, मैं कियान्यू हूं। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने नजर हटाई और अपनी कलाई पर बंधी पटेक फिलिप घड़ी देखी। 11:30 बजे हैं। नोनुओं को फ्रेंच खाना खिलाने ले जाना चाहिए। मेरे चेहरे पर न कोई भाव था, न दया, न व्यंग्य। सड़क किनारे पड़े कचरे को देखकर कोई भी रुककर उसका मजाक नहीं उड़ाता, बस उससे बचकर निकलता है, कहीं उसकी गंदगी जूतों पर न लग जाए। चलो, मैंने शांत स्वर में कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला और मैंने वैन वान और नोनुओं को बढ़ी हुई रोल्स रॉयस में बैठाया। दरवाजा बंद हुआ। एक धीमी आवाज के साथ बाहर के शोर और ठंड को अलग कर दिया। काली गोपनीयता वाली खिड़की ऊपर उठ गई और कीचड़ वाले उस कोने और उन 2 बर्बाद इंसानों को नजरों से पूरी तरह दूर कर दिया। गाड़ी के अंदर गर्मी थी और सेलो संगीत बह रहा था। नोनो मेरी गोद में लिपटकर बोली, पापा, मुझे एस्करगॉट खाना है। ठीक है, सब तेरी मर्जी। मैंने उसका सिर सहलाया। काफिला लंबी कतार में चल पड़ा। रियर व्यू मिरर में चौक पर भीड़ थी। कीचड़ में पड़े वो 2 साए छोटे होते गए,
धूल बन गए और स्टार ओशन ग्रुप की रोशनी में गायब हो गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा, माफ नहीं किया और फिर कभी नहीं मिले।